1 to 13 चैप्टर का रिवीजन हमने कर लिया है। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे। अगेन आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा वीक है या वीक है रहा है, उसको आपने दोबारा से वापस आके रिवाइज करना है। ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं। 14 चैप्टर हमारा है शोणित वर्णनीय अध्याय। ठीक है, शोणित वर्णनीय अध्याय रक्त के बारे में यहाँ पे दिया है हमारे पास। पंचभौतिक हमने इसको देखा था और क्या कहा था, चतुर्विध भोजन कौन सा, पेय लेह भक्ष्य भोज्य भोजन से जिस जो है हमारा रस बनता है, षड रस वाला आहार जब हम खाते हैं, दो वीर्य रहते हैं, उष्ण और शीत, या फिर अष्टविध वीर्य रहते हैं जिसके। ठीक है, अनेक गुण वाला जो था वो क्या बन रहा था, हमारा आहार के सम्यक परिणाम से जो बन रहा था, किसका सार था, तेजोभूत सार। ठीक है, तेज का जो सार था जठराग्नि से जो प्रॉपर डाइजेस्ट होके बन रहा था, जो कि परम सूक्ष्म था, वो क्या था, रस था। उसका स्थान कहाँ था, हृदय, तस्य च हृदय स्थानम। ठीक है, रस का स्थान कहाँ था, हृदय में था। और क्या लिखा था, हृदय से कितनी 24 हमारी धमनियां जो है उसको 10 ऊपर 10 नीचे और 4 तिर्यक लेके जा रही थी। ठीक है, ये सब हमने देखा था। ठीक है, दश दश च अधोगामी तश्च। ठीक है, ऊर्ध्वग दश, दश च अधोगामी गामी थी और चतस्थ तिर्यक थी। ठीक है, और क्या करता था, ये शरीर का तर्पण करता था, वर्धन और धारण करता था। ठीक है, ये सब हमने वहां पे देखा था। आगे चलेंगे। अच्छा, ये क्या करता है, स्नेहन जीवन तर्पण धारण। ठीक है, ये सब यहाँ पे बातें कही हुई थी। आगे चलेंगे अभी। ये इसमें से पूछा जाता है कि रस का स्थान कहाँ है, हृदय है। ठीक है, बाकी ये जो लाइन है ये आपको ध्यान में रखनी है, किसके लिए है, ये रक्त के लिए नहीं है, ये पहले रस के लिए है। ठीक है, आगे रस का रंजन होगा, पहले रस से बात उन्होंने शुरू की। ठीक है, अब उसका रंजन होगा। उसका रंजन कहाँ हो रहा है, रस का रंजन यकृत प्लीहा भी हो रहा है। ठीक है, तो यकृत प्लीहा में आचार्य सुश्रुत ने क्या बता दिया, रस का रंजन होता है, पहले क्वेश्चन आ चुका है ये। ठीक है, और फिर क्या है, क्या बनता है, अव्यापन्न और प्रसन्न जो उसका एंड प्रोडक्ट बनता है रंजित होने के बाद, वो क्या है, वो रक्त है हमारे पास। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे क्या है, 6 नंबर पे देखो, 6 नंबर पे क्या कह रहे हैं, रसादेव स्त्रियाम रक्तम रज संज्ञ प्रवर्तते। जो स्त्रियों में रज जो है रज संज्ञक रक्त जो है वो प्रवर्तित होता है, कब से कब तक, द्वादश ऊर्ध्वम, 12 साल के बाद, और 50 साल तक इसका रज संज्ञा, रज का प्रवर्तन होता है, रज संज्ञक रक्त का प्रवर्तन होता है, किसमें होता है, स्त्रियों में होता है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, आर्तव जो है वो शोणित है। ठीक है, आर्तव और शोणित जो है वो कैसे है, आग्नेय है, और अग्नि सौम्य गर्भ होता है, क्योंकि हमारा शुक्र कैसा होता है, शुक्र सौम्य होता है, तो अग्नि सौम्य गर्भ को कह दिया है। ठीक है, आर्तव कैसा है, आर्तव और शोणित आग्नेय है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, पंचभौतिकम तो अपरे जीवम रक्तम आहु। ठीक है, क्या आचार्य क्या कहते हैं, जीव रक्त को पंचमहाभूतों के संयोग से बना कहते हैं। अभी इसके लिए एक एक चीज यहाँ पे बोली है, विस्तृता, द्रवता, राग, स्पंदन, लघुता, ये जो है रक्त में आती हैं, तो ये कौन कौन से रिस्पेक्टिव महाभूतों से आती हैं, तो विस्तृता जो आई पृथ्वी से आई, द्रवता किससे आएगी, जल महाभूत से आएगी, राग किससे आएगा, कलर, अग्नि महाभूत से, स्पंदन वायु से रहेगी, और लघुता लाइटनेस किससे आएगी, आकाश महाभूत से आएगी। ठीक है, इस तरह से टेबल आप बना लो चाहे। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। विस्तृता किससे आएगी, पृथ्वी से, द्रवता, रक्त में द्रवता किससे आएगी, वो आएगी जल महाभूत से, रक्त में राग आएगा वो अग्नि महाभूत से, रक्त में स्पंदन आएगा वो वायु महाभूत से कह रहे हैं, और लघुता आकाश महाभूत से। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, रसाद रक्तम ततो मासम। ठीक है, मासान मेद प्रजायते, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, ततो मज्जा, और मज्जे शुक्र तुजायते। ठीक है, ऐसे ऐसे इनका उत्तरोत्तर रस से युक्त, युक्त नहीं, यहाँ रक्त होगा, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद। ठीक है, ऐसे ही मज्जा से शुक्र उत्पन्न होता है। ठीक, उत्तरोत्तर धातु जो है बनता है पिछले धातु से। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं, सर्व प्रकार के धातुओं को अन्न और पान से उत्पन्न रस तर्पित करता है। तो ठीक है, धातुओं को कौन तर्पण कर रहा है, अन्न पान रस। ठीक है, धातुओं का तर्पण कौन कर रहा है, रस कर रहा है। रसजम पुरुषम विद्यात। ठीक है, रसजम पुरुषम, पुरुष को रस से उत्पन्न यहाँ पे माना है। रस कैसे बनता है, रस गतव धातु से यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, गति अर्थ रस धातु से रस शब्द बन रहा है। ठीक, जिसका मतलब है कि वो मूवमेंट करने वाला है, गतिशील है। आगे क्या कह रहे हैं, रस जो है वो
3015 कला में एक धातु में ठहरता है। ठीक है, क्या है, हमने कितना पढ़ा था, 30 और 15। ठीक है, इसका ही डबल यहाँ पे हो रहा है। तो एक धातु में ये ठहरने का काल है। और रस से शुक्र बनने का काल कितना है, 18090, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, एक महीने में रस पुरुषों वीर्य और स्त्रियों में आर्तव में परिणित होता है। ठीक है, एक एवं मासेन दस शुक्र भवति स्त्री नाम चार्तम। ठीक है, स्त्री में एक पूरा मंथ लगता है, स्त्री में आर्तव बनने में और पुरुष में शुक्र बनने में। ठीक, अब उसका मूवमेंट के बारे में बात करेंगे तो रस जो है वो शब्द संतान की तरह तिर्यक, जब हम बोलते हैं वो तिर्यक चलता है। ठीक है, शब्द संतान की तरह तिर्यक चलेगा। अर्ची, अर्ची इज फॉर अग्नि, अग्नि की तरह कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ चलेगा ऊर्ध्वगामी। और जल संतान, जल को फेंकेगा तो कहाँ जाएगा, वो नीचे को जाएगा। ठीक है, जल संतान की तरह अधोगामी चलेगा। तो शब्द अर्ची जल संतान वद गुणा, ये इसके मूवमेंट के गुण बोल दिए। ठीक है, आगे क्या था, वाजीकरण औषधियां कैसे काम करती हैं। वाजीकरण औषधियां जो हैं और विरेचक औषधियां वो प्रभाव से काम करती हैं। ठीक है, कैसे काम करती है, प्रभाव से काम करती हैं। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं लेती, वो शीघ्र ही विरेचन कराती हैं शुक्र का। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हमने क्या पढ़ा, आगे हमने पढ़ा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके उसके अकॉर्डिंग जो है बालकों में क्या होता है, शुक्र का प्रादुर्भाव होता है। और जैसे कि उसमें क्या है, दाढ़ी मूछ गुहियांग आते हैं। और स्त्रियों में क्या होता था, रज के धीरे धीरे संचित होने के साथ स्तन में गर्भाशय और योनि की वृद्धि होती है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और क्या कहते हैं, अन्न का रस वृद्ध पुरुषों में बुढ़ापे के कारण जो है क्या होता था, वहां परिपक्व शरीर होता था तो पुष्टिकारक नहीं होता था। ठीक है, थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं, पीछे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ये सब। आगे क्या कहते हैं, शरीर धारणात धातव इत्युच्यन्ते, शरीर का जो धारण करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, क्योंकि वो शरीर का धारण करते हैं इसलिए उनको धातु कहते हैं। अब उसकी क्षय वृद्धि, धातुओं की क्षय वृद्धि किसके निमित्त है, ये निमित्त है शोणित शोणित के। ठीक है, तेषां क्षय वृद्धि शोणित निमित्त, किसके लिए लिखा है, धातुओं की क्षय वृद्धि किसके निमित्त है, शोणित के निमित्त है। ठीक है, अब जो है रक्त दुष्टि के बारे में यहाँ पे बताया है। अगर वात से दुष्ट होगा तो कैसा होगा, पित्त से दुष्ट होगा तो कैसा होगा, कफ से दुष्ट होगा और सन्निपात दुष्ट होगा तो कैसा कैसा होगा यहाँ पे रक्त। और क्या कहा है, और अगर रक्त से ही दूषित होगा तो कैसा होगा। ठीक है, तो वात से दूषित होगा तो कैसा होगा, पेनिल होगा, कृष्ण होगा, परुष होगा, शीघ्र, अस्कंदी यहाँ पे कहा है, नहीं जमने वाला जल्दी। ठीक है, और ये सब बात तुष्ट का आ गया। ठीक है, इजी था ये। नील पीत हरित श्याव विस्त्र अनिष्ट जो है ये कैसा है, अनिष्ट स्मेली जो है ये पित्त का है। पिपलिका मक्षी का नाम अस्कंदी। ठीक है, पिपलिका मक्षिकाओं को कैसा है, अनिष्ट है ये। तो ये कैसा था, ये पित्त दुष्ट रक्त था। ठीक है, पित्त दुष्ट रक्त था, कैसा था, कलरफुल था, एक तो विस्तर था, और अनिष्ट किसको था, पिपलिका मक्षिका को, और अस्कंदी था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास श्लेष्म दुष्ट रक्त के अलग अलग सिम्टम्स देखे थे हमने। गैरिकोदक प्रतिकाश देखा था, स्निग्ध शीतल बहल पिच्छिल चिरस्रावी, तो आप मार्क कर दोगे। गैरिकोदक प्रतिकाश आपको ध्यान में रखना है, मांसपेशी प्रभा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कैसा है, श्लेष्म दुष्ट रक्त है। ठीक है, गैरिकोदक प्रतिकाश और मांसपेशी प्रभ श्लेष्म दुष्ट रक्त है। नेक्स्ट सन्निपात दुष्ट रक्त कैसा था, कांजिकाभ, डिफरेंट आ गया ये भी, कांजिकाभ विशेष दुर्गंधी था। ठीक है, और रक्त दुष्ट कैसा होता है, पित्तवत रक्त, इन सारे सिम्टम में पित्तवत रहेंगे, बस वो अति कृष्ण रहेगा, काला ज्यादा होगा। ठीक है, द्विदोष लिंग में ही उसके मिक्स जो है लिंग आ गए। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे इसको बोला, शुद्ध रक्त कैसा दिखता है, इंद्रगोप प्रतिकाशम असहत विवर्ण है, इंद्रगोप प्रतिकाशम असहत, और कैसा है, विवर्ण है। ठीक है, विकृत नहीं है। ठीक है, ऐसा वाला जो अविवर्ण वाला है ये हमारा शुद्ध रक्त का, प्रकृतिस्थ रक्त का लक्षण है। आचार्य चरक क्या कहे, इन्होंने क्या कहा है, दीपक हमने याद किया था, दीपक वहां पे। ठीक है, तपनीय इंद्रगोप पद्मालक्तक सन्निभम गुंजा फल वर्ण। ठीक है, ये वाला जो रक्त था ये शुद्ध था उनका। आगे अब क्या कह रहे हैं, अविस्त्रावे लोकोन्यन, किसकी हमें ब्लड लेटिंग नहीं करनी, किसका हमें रक्त निकालना नहीं है। कौन कौन से हैं अविस्त्रावे, सर्वांग शोफ, जिसकी पूरी बॉडी में शोफ पहले से हो रखा है, क्षीण है, जो ज्यादा अम्ल भोजन कर रहे हैं। ठीक है, पांडु रोगी है, पहले ही उसमें ब्लड क्या है, कम है, अर्श रोगी है, उदर रोगी है, शोषी है, गर्भिणी है, और जिसको क्या है, श्वेथु है। ठीक है, स्त्रियों के शोथ में ये सब कुछ, इसमें रक्त नहीं निकालना है। ठीक है, इन लोगों में रक्त नहीं निकालना है हम। 24 नंबर कोटेशन में क्या कह रहे हैं, अस्त्र द्वारा रक्त मोक्षण कितने प्रकार का होता है, यानी कि शस्त्र विस्त्रावण कितने प्रकार का होता है, 2 तरह का होता है। कौन कौन सा, प्रच्छान और सीवन। ठीक है, प्रच्छान और सीवन ये होता है हमारा शस्त्र विस्त्रावण। नेक्स्ट जो है हमने 27 नंबर कोटेशन में देखा, क्या कब कब हमें रक्त विस्त्रावण
नहीं करना है। दुर्दिन पे, दुर्विद अगर हो गया है, शीतवात पे, ठीक है, भूख, अभी खाना खाया ही है, उसके बाद क्यों नहीं करते स्कंदत्वात् शोणितम न स्रवत्यल्पम, ठीक है, वो क्या हो जाता है, स्कंदित हो जाता है, जम जाता है और अच्छे से निकल नहीं पाता, इसलिए इस समय पे हमें रक्त विस्त्रावण नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आगे कि मनुष्य का शरीर दूषित रक्त को नहीं निकालने देता, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इस कंडीशन में करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इन सब कंडीशन में हमने रक्त निकाला तो उससे क्या होगा, प्रॉपर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो क्या करेगा, कंडू, शोफ, राग, दाह, पाक, वेदना, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा वहां पे, ठीक, तो यही दिक्कत यहाँ पे करेगा, कंडू, शोफ, राग, दाह, पाक, वेदना, ये सब करेगा, ठीक है। अगर आपने फिर भी आप नहीं माने और आपने निकाल दिया रक्त अधिक उष्ण ऋतु में, ठीक है, या ऐसी उष्ण वाली परिस्थिति में, अधिक स्वेदन जिस बंदे का हो रखा है, अधिक वेद जिसको हो गया, या कोई अज्ञ वैद्य है, ठीक है, उसने रक्त निकाल दिया, तो उससे क्या होगा, रक्त का अतियोग हो जाएगा। अतियोग में क्या होगा, सिर के रोग होंगे, शिरोबिताप होगा, ठीक है, आंधे, अंधा हो जाएगा, अंधता, अधिमंथ हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अधिमंथ, आंधे, ठीक है, सिर के रोग हो रहे हैं, तिमिर उसको हो रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तिमिर हो रहा है। और क्या हो सकता है, ज्यादा ब्लड निकल गया तो धातु क्षय हो जाएगा, धातु क्षय होगा तो आक्षेप भी उसको आ सकता है, ठीक है, पक्षाघात उसको हो सकता है, वात बढ़ के, ठीक है, एकांग विकार हो जाएंगे, कैसे वातस डिसऑर्डर लग रही है, तृष्णा दाह होगा, हिक्का, श्वास, कास, पांडु रोग भी होगा, और लास्ट में मरण तक उसको हो सकता है, ठीक है, याद रहेगा। रक्तस्राव का अतियोग हो गया तो शिर के रोग होंगे, अंधता, अतिमंथ, तिमिर रोग जो है इसमें होता है, धातु क्षय हो जाएगा, आक्षेप, पक्षाघात, एकांगवात, ये सिमिलर सी डिजीज है वात व्याधि वाली, तृष्णा दाह हो जाएगा, हिक्का का श्वास हो जाएगा, पांडु रोग हो जाएगा और डेथ ही कर देगा, ठीक है। फिर आगे आते हैं, अभी क्या कह रहे हैं, न ज्यादा शीतकाल में, न शीते, न तुष्णे, न स्विन्ने, न तिपातिते, ठीक है, तो ऐसे ऐसे समय पे हमें जो है रक्त नहीं निकालना है। और जब ये रक्त निकालना है तो हम सबसे पहले क्या पान कराते हैं, यवागु पान कराते हैं, क्या पान कराते हैं, यवागु पान कराते हैं। शस्त्र कर्म से पहले हमने क्या दिया, लघु अन्न दिया, अग्नि कर्म से पहले हमने क्या दिया, पिच्छलन दिया, और रक्त विस्त्रावण से पहले हमने क्या दिया, यवागु उसको पान करने के लिए दिया, ठीक। अब आगे जो है, अगर हमने प्रॉपर रक्त निकाला है तो क्या होगा, लाघवम, लघुता आएगी शरीर में, वेदना शांति होगी, और व्याधि वेग परीक्षय, व्याधि का जो वेग है वो शांत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 34 नंबर पे, जो मनुष्य समय समय पर रक्त मोक्षण कराता है, टाइम टू टाइम जो रक्त मोक्षण कराएगा उसको क्या नहीं होगा, त्वग दोष नहीं होंगे, उसको ग्रंथियां नहीं होंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ग्रंथि उसको नहीं होगी, शोफ रोग नहीं होंगे, और जो रक्त विकार है वो उसको नहीं होंगे, ठीक। आगे आएंगे, अप्रच्छान कर दिया है आपने और रक्त प्रवृत्त नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या लगा रहे हैं, एला, शीत शिव, ठीक है, ये सब हम लगा रहे हैं, कुष्ठ, तगर, पाठा, भद्र, दारू, विडंग, जो तीक्ष्ण वाले प्लांट्स हैं ये हमने लगाए थे। और क्या, गृह धूम का यहाँ पे आगार धूम लिखा है, गृह धूम का हमने यूज किया है, हरिद्रा, आग का अंकुर, ठीक है, अर्क का अंकुर, ये सब हमने यूज किया है, करंज फल, ठीक है, करंज फल हमने यूज किया है, ये सारा हमने व्रणमुख पे घर्षण करने के लिए इस्तेमाल किया, तीक्ष्ण है ये, रक्त निकालने में हेल्प करेंगे, ठीक। अब अगर रक्त ज्यादा निकल गया और बंद नहीं हुआ तो हमने क्या क्या यूज किया था, हमने कषाय वाले रस यूज किए थे, मधुर कषाय, यहाँ पे देखो क्या है, पठानी, लोध्र, लोध्र कैसा होता है, कषाय होता है, मुलेठी है, प्रियंगु है, पतंग, गेरू, ये सब चीजें हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। अब ये आगे चलेंगे, अभी क्या कह रहे हैं, रक्तस्राव अगर फिर भी बंद नहीं हुआ, हमने क्या क्या कर लिया, वस्त्र से उसको जलाकर उसकी राख का चूर्ण भी कर लिया है यहाँ पे, ठीक है, समुद्र फेन या लाक्षा से घर्षण भी कर दिया है व्रणमुख पे, बंधन भी कर दिया है, आच्छादन कर दिया है ठंडे पदार्थों से, ठीक है, शीतल भोजन और शीतल मकान की उसको वहां पे रख भी दिया है, सेचन लेप, ये सब हमने कर लिया, तो भी बंद नहीं हुआ, तो अब हम करेंगे क्षार या अग्नि से उसको जलाने का कोशिश करेंगे, कॉटरी करेंगे उसको, ठीक है। फिर भी बंद नहीं हुआ तो अब हम क्या करेंगे, जहां पे अगर यहाँ पे रक्तस्राव हो रहा है तो दूसरी जगह पे वेदन करेंगे, ठीक है, पुनर्वेदन करेंगे, ठीक, ये सब चीजें यहाँ पे कही हुई हैं। फिर भी अगर रक्त बंद नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर उसका बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, रक्त का पान कराएंगे, किस किस का, हरिण, मेढा, खरगोश का, भैंसा, सूकर है ना, इनका ब्लड जो है हम देते हैं पीने के लिए। एण, हरिण, औरभ्र, शश, महिष, वराहणाम व रुद्रम, ठीक है, इसका पान कराते हैं। और क्या देंगे हम, और देंगे उसको, या फिर दूध और मूंग का यूष देंगे, स्निग्ध भोजन कराएंगे, ठीक है, दूध मूंग का यूष और उसके साथ उसको स्निग्ध जो है भोजन हम कराएंगे, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, अब रक्त स्रोत बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा, शरीर की जो मांस में धातुएं हैं वो भी क्षीण हो जाएंगी, क्योंकि उत्तरोत्तर धातु बनती है, यही हमने पढ़ा इस चैप्टर में शुरू में। तो फिर क्या होगा, उसकी अग्नि भी मंद हो जाएगी, वात भी कुपित हो जाएगा,
तभी तो वो रोग हो रहे थे पक्षाघात, ठीक है। तो क्या है, मनुष्य को नादिक ठंडा, हल्का, स्निग्ध और रक्तवर्धक, थोड़ा खट्टा करके अम्ल रहित पदार्थों का भोजन देना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसमें रुचि लेके आएगा और उसका तर्पण भी करेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रक्त का अतिस्राव हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय हैं, चतुर्विध उपाय हैं। चतुर्विधि यदि तद्भि रुधिरस्य निवारणम, चार उपाय कौन कौन से हैं, संधान, स्कंदन, पाचन, दहन। संधान, स्कंदनम च पाचनम, दहनम तथा। तो व्रण कषाय संदते, पहले कषाय से हमें संधान करना है उसका, फिर क्या करना है, हिम यानी कि शीतल शीतल चीजों से हमें उसका स्कंदन करना है। फिर हमें पाचन किससे करना है, संपाचित भस्म, भस्म से संपाचित करना है। और दहन, दहन से क्या होगा, दाह संकोचित, सिराएं जो हम वो संकुचित हो जाएंगी और ब्लड जो है वहां से आना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे याद रहना चाहिए, कौन से चार उपाय हमने किए, संधान, स्कंदन, पाचन, दहन। क्या क्या करते हैं ये, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, ठीक है। संधान क्या करेगा, संधान व्रण कषाय, व्रण सॉरी कषाय से संधान हमारा हो जाएगा, ठीक है। हिमम, हिम से यानी कि शीतल पदार्थ, शीतल ट्रीटमेंट से क्या होगा, स्कंदन होगा, ठीक है। भस्म से क्या होगा, भस्म से पाचन होगा, संपाचित भस्म पाचन होगा। और दाह से क्या होगा, संकोचन होगा, ठीक। उसके बाद भी अगर स्कंदमान रुधिर है, ठीक है, रुक नहीं रहा है, तो संधान पहले, सबसे पहले हम प्रयोजन करेंगे, ये सीक्वेंस इसका दिया है, ठीक है। हमारा रुधिर जो है रुका नहीं, फिर संधान का हम प्रयोजन करेंगे, ठीक है। संधान से भी कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद हम पाचन यूज करेंगे, ठीक है। पाचन से भी कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में हम दाह करेंगे। दाह के लिए क्या लिखा है, दाह परम इष्यते, दाह परम इष्यते, ठीक है। लास्ट में 44 नंबर कोटेशन पे देखो क्या लिखते हैं, देहस्य रुद्रम मूलम, रक्त जो है वो क्या है, देह का मूल है, शरीर में रक्त प्रधान कहा है, रुधिर ने विधारित, वो शरीर को धारण कर रहा है। तस्माद यत्नेन संरक्षण, तो यत्न से हमें उसका संरक्षण करना है, क्योंकि रक्तम जीवम इति स्थिति, जब शरीर में रक्त है तो वो जीव की स्थिति है, ठीक। लास्ट में क्या कह रहे हैं, जो हमने रक्त विस्त्रावन किया, ठीक है, अभी हमने रोक दिया शीतल से, एकादि से, अभी वहां पे क्या है, वायु कुपित हो जाएगी और क्या करेगी, सुई चुभने की सी पीड़ा करेगी, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी पीड़ा और शोथ कम हो जाए तो मंदोष्ण घी से परिसेचन करना है। कोष्ण सर्पी नाम परिसेचेद, मंदोष्ण घी से हमने परिसेचन कर दिया, ठीक। अब नेक्स्ट हम एंटर करेंगे दोष धातु मल क्षय विज्ञानी अध्याय में। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारा कुछ इसमें है। तो देखते हैं कोटेशन नंबर 3 में क्या लिखा है, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, शरीर क्या है, शरीर के मूल कारण क्या है, दोष धातु मल, ये शरीर के मूल कारण है, ठीक है। दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, इसको यहाँ पे लिखा है। अब उसकी लक्षण आगे आगे बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 5 तरह की वायु का जो है प्रविभक्ति करके उन्होंने बताया है कौन सी वायु का क्या कर्म है। तो क्या क्या लिखा है, प्रस्पंदन, उद्वहन, पूरण, विवेक, धारण, ठीक है। ये जो है इनके लक्षण है। तो प्रस्पंदन किसका हुआ, व्यान वायु का, ठीक है। उद्वहन उदान वायु का है। पूरण जो है हमारी प्राण वायु लंग्स को पूरित करती है, ठीक है, प्राण वायु लंग्स को पूरित करती है, ठीक। फिर विवेक जो है वो समान वायु का काम है कि कौन सी चीज कहाँ को जाएगी। धारण जो है हमारी अपान वायु करती है, मलमूत्र का धारण करती है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पित्तज वाले पे। तो पित्तज के लिए पंचधा पित्त है, कौन कौन सा है, राग पक्ति, क्या क्या करता है, राग पक्ति तेज मेधा, मेधा उष्मकृत, ठीक है। राग कौन करेगा, रंजक पित्त, ये वो कलर देगा। पक्ति कौन करेगा, पाचक पित्त। तेज प्रभा वाला कौन सा है, सॉरी तेज वाला कौन सा है, ये आईज में रहता है, आलोचक पित्त। मेधा कौन करेगा, ठीक है, दिमाग जहां पे मेधा यूज करनी है वो साधक पित्त का काम है, ठीक है। कौन से पित्त का काम है, साधक पित्त का काम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो लास्ट क्या है, उष्मकृत, उष्मकृत जो है वो भ्राजक पित्त है, जो बॉडी में उष्मा बनाए रखता है, हमारी स्किन पे ऊपर उष्मा बनाए रखता है। तो ये आगे राग पक्ति तेज मेधा उष्मकृत, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा पंचधा कफ है, बट कफ का इन्होंने नाम नहीं दिया है। कफ के नाम जो है किसने दिए हैं, टाइप्स किसने दिए हैं, आचार्य वाग्भट ने दिए हैं। क्या लिखा है, संधि श्लेष, स्नेहन, पूरण, स्नेहन, रोपण, पूरण और बलस्थैरिक, ठीक है। संधि श्लेष, संधियों में कौन सा होता है, श्लेषक कफ होता है, ठीक। स्नेहन कौन करता है, क्लेदक कफ करता है। रोपण कौन करता है, ये बोधक कफ के लिए लिखा है, ठीक है। पूरण कौन करेगा, तर्पक कफ। और बलस्थैरिक कौन करेगा, अवलंबक कफ, ठीक। ये हमने देखा था। आगे चलेंगे, अब एक एक धातु के बारे में कहा है, क्या लिखा है, रस तुष्टि प्रीडनम रक्त पुष्टि करोति च, ठीक है। प्रीडन करेगा रस धातु और रक्त की पुष्टि करेगा। उत्तर उत्तर धातु, आगे आगे आने वाले धातु की पुष्टि करते जाएंगे पीछे वाले धातु। नेक्स्ट देखो रक्त के लिए क्या लिखा है, वर्ण प्रसादन करता है हमारा रक्त
और क्या करता है, मांस की पुष्टि करेगा। और क्या करता है, जीवयति, पीछे बोला था हमने रक्तम जीवम जीवम इति स्थिति, ठीक है। तो जीवयति, जीवन दान, जीवन जो है वो देता है। नेक्स्ट देखो क्या है, मांस क्या करेगा, मांस धातु शरीर की पुष्टि करेगा, ठीक है, शरीर की पुष्टि करेगा। जिसकी मसल्स अच्छी होती है, लगता है ना उसका पुष्ट शरीर। और क्या है, मेद सश्च, मेद मेद को भी बनाएगा। मेद धातु क्या करेगा, स्नेहन स्वेदन, ठीक है, स्नेह और स्वेद जो है दोनों चीजों को वो बनाएगा। और क्या कह रहा है, दृढ़त्वम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दृढ़त्वम, डिफरेंस आया, ठीक है। दृढ़ता जो है वो मेद धातु की वजह से है। और क्या है, पुष्टिम अस्थनाम, अस्थियों, और पुष्टि जो है वो कौन कर रहा है, अस्थि का पोषक जो है वो, अस्थि पुष्टिम अस्थिनाम, ये कौन है, मेरु धातु है अस्थि का पोषक। नेक्स्ट जो है अस्थि धातु है, अस्थि धातु के लिए क्या लिखा है, देह को धारण करता है, ठीक है। बोन्स शरीर में है तभी देह का धारण हो रहा है। और क्या करेगा, मज्जा की पुष्टि करेगा। नेक्स्ट देखो, मज्जा धातु क्या करता है, प्रीति स्नेह बलम लिखा है, इसके लिए क्या है टर्म, प्रीति स्नेह बलम, ठीक है। क्या है, प्रीति स्नेह बलम, फिर प्रीति हमारे मन को प्रसन्न रखेगा, शरीर में स्नेह और बल को बनाएगा। और क्या करेगा, शुक्र की पुष्टि करेगा। और क्या करेगा, पूर्णम अस्थनम, अस्थि में रहता है बोन मैरो, ठीक, तो पूर्णम अस्थनम। नेक्स्ट देखो क्या है, शुक्र धातु के लिए क्या लिखा है, धैर्य, ठीक है, धैर्य कराता है। च्यवन जो है ये शुक्र का च्यवन कराएगा। और प्रीति देह बलम, ठीक है, प्रसन्नता शरीर में बनाएगा और देह बल। और लास्ट में हर्षम बीजार्थ, ठीक है, बीज के लिए हर्ष जो गर्भोत्पादक में बीज कार्य करता है उसके लिए हर्ष जो है ये बनाता है, ये शुक्र धातु के लिए लिखा। नेक्स्ट हमारे पास जो है मल यहाँ पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा है, पुरीश है। पुरीश क्या करता है, उपस्तंभम, उपस्तंभ या अविस्तंभ, मतलब शरीर को धारण करता है पुरीश। ऐसे ही हमने राजक्षमा में पढ़ा था, ठीक है। तो क्या करता है ये, शरीर का धारण करता है। और क्या क्या लिखा है, वायु अग्नि धारणम, ठीक है, वायु और अग्नि का भी धारण करता है, ठीक है, वायु और अग्नि का भी धारण करता है, नीचे से ही पास होती हैं गैसेस। नेक्स्ट देखो क्या है, हमारे मूत्र के लिए लिखा है। मूत्र के लिए क्या लिखा था, बस्ती पूर्ण और विक्लेद कृत है, ठीक है, बस्ती का पूर्ण कर रहा है और शरीर में आर्द्रता, आर्द्रता को जो है वो निकाल रहा है, जो ओवर एक्सेस क्लेद है उसको निकाल रहा है। नेक्स्ट देखो क्या है, स्वेद के लिए क्या लिखा है, क्लेद कृत है ये, ठीक है, शरीर में मॉइस्चर बनाए रख रहा है और सौकुमारे बनाए रखता है, ठीक है, स्किन में एक वो एक लेयर एक मॉइस्चर की बनाए रखता है, सुकुमारता बनाए रखता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, और किसके बारे में है, गर्भ के बारे में है। क्या लिखा है, आर्तव के बारे में। पहले रक्त लक्षणम आर्तव, रक्त वाले लक्षण का ही होता है आर्तव। और करता क्या है, गर्भ 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 के बनने में इसका, गर्भ की स्थिति में इसका कारण होता है। गर्भो गर्भ लक्षण, गर्भ के लक्षण तो गर्भ जैसे ही हैं जो कि हमने शरीर में पढ़ने हैं। और क्या लिखा है, स्तन्य के लिए, स्तन्य कैसा होता है, स्तन्य और अपीनत्वम जनती जीवनम चेती, एक तो जीवन देता है और स्तनों की पुष्टि करता है स्तन्य, ठीक। तो ये रहा हमारा दोष का, धातु का और मल का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब इससे आगे चलेंगे, आगे क्या दे रखा है हमारे पास, अब इसकी वृद्धि क्षय की बात होगी, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में बात कर रही हैं, इसके क्षीण होने पे, क्षय की बात कर रही हैं। तो वात अगर क्षय होता है तो क्या होता है, वात क्षय में क्या क्या मिलेगा हमें, मंद चेष्टा। वात वाला आदमी ऐसे क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी चेष्टा करता है, उसका सब कुछ बहुत फास्ट रहता है, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी, अगर वात क्षय हो गया है तो चेष्टाएं मंद हो जाएंगी, अल्प वाक कम बोलेगा, ठीक है, अप्रहर्ष होगा उसमें। और क्या है, मूढ़ संज्ञता, ठीक है, मूढ़ संज्ञता, संज्ञा भी उसकी क्या हो जाएगी, अल्प हो जाएगी। नेक्स्ट जो है पित्त क्षय है। पित्त क्षय में क्या होगा, पित्त का काम क्या है, अग्नि 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 बनाना शरीर में, ठीक है, और प्रभा बनाना, तो उसकी क्या हो जाएगी, अग्नि मंद हो जाएगी, मंदो अग्निता और निष्प्रभत्व, प्रभा भी चली जाएगी। नेक्स्ट देखो श्लेष्म क्षय में क्या है, श्लेष्मा का काम है स्निग्धता और बल बनाना शरीर में, तो वो क्या हो जाएगा बंदा, अगर श्लेष्मा का क्षय हुआ तो बॉडी हो जाएगी रुक्ष। और क्या होगा, अंतरदाह, इंपॉर्टेंट है अंतरदाह, शरीर के अंदर दाह होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि श्लेष्मा जो है अंदर बॉडी में क्षय हो चुका है। और क्या है, आमाशय में श्लेष्मा का स्थान है, तो आमाशय के अलावा क्या कह रहे हैं, आमाशय इतर श्लेष्मा आशय न शून्यता, आमाशय से जो भी अलग हैं श्लेष्मा के स्थान, उसमें क्या आ जाएगी, शून्यता आ जाएगी, संधि शैथिल्य हो जाएगी, क्योंकि संधियों में भी श्लेषक कफ रहता है, हमने भी पढ़ा, ठीक है। संधियां कैसे हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी जब उसमें श्लेष्मा ही नहीं रहेगा। और क्या हो जाएगा, तृष्णा होगी, दौर्बल्य होगा और प्रजागर रहेगा, ठीक है, प्रजागरणम, प्रजागरणम, क्योंकि अब कफ का हो गया है क्षय, तो अब वो जगह जगह रहेगा, ठीक, यानी कि वात वृद्धि हो रही है अभी। तो ये सारे लक्षण आ गए
श्लेष्मा क्षय के। इसमें क्या करना है हमें, स्वयोनि वर्धन प्रतिकार करने हैं, वात पित्त कफ को जो है वो बढ़ाने वाले हैं, उनको हमें यहाँ पे यूज करना है द्रव्यों। नेक्स्ट हमारे पास आ गया धातु के बारे में। अब धातु क्षय होगा तो क्या होगा, धातु क्षय में सबसे पहले रस की बात कर रहे हैं। रस का क्षय, रस का स्थान कहाँ है, हृदय है। ठीक है, तो हृदय में क्या होगा, हृदय पीड़ा, कंप होगा, शून्यता हो जाएगी और तृष्णा होगी। ठीक है, ये रस क्षय के लक्षण रहे। और शोणित क्षय में क्या मिला हमें, तक पारुष्य। ठीक है, स्किन कैसी हो जाएगी, परुष हो जाएगी। अम्ल शीत प्रार्थना करेगा, थोड़ा डिफरेंस है, ये अम्ल शीत प्रार्थना करेगा। और शिरा शैथिल्य। ठीक है, शिराएं जो पहले भरी भरी थी रक्त से, अभी उनमें हो जाएगा शैथिल्य। मांस क्षय में देखो क्या है, कहाँ कहाँ होता है मांस ज्यादा, स्फिक पे, गंड पे, ओष्ठ पे, उपस्थ पे, उरु पे और वक्ष पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कक्षा, पिंडिकाओं पे, उदर ग्रीवा। ठीक है, यहाँ पे मांस होता था, अभी वो नहीं है, क्षय हो गया, तो यहाँ हो जाएगी शुष्कता। ठीक है, और क्या होगा, रौक्ष होगा, तोत होगा, सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी। और क्या होगा, गात्रनाम सदनम, गात्रनाम सदनम। और इम्पोर्टेंट है धमनी शैथिल्य यहाँ पे होगा। ठीक है, सिरा शैथिल्य किसमें हो रहा था, रक्त क्षय में, यहाँ पे धमनी शैथिल्य होगा। नेक्स्ट देखो मेद क्षय में क्या मिलेगा हमें, मेद ही क्षय हो गया तो प्लीहा की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, प्लीहा बढ़ जाएगी। सो मेद क्षय की कंडीशन में प्लीहा जो है वो बढ़ जाएगी। और क्या होगा, हमारी संधियां हो जाएंगी शून्य। छोटी संधियों में मेद होता है, संधियां शून्य हो जाएंगी, वो रुक्षता आ जाएगी। ठीक है, इसका काम क्या था, स्निग्धता करना, तो यहाँ पे रुक्षता आ जाएगी। अब मेद क्षय हो गया। और क्या है, उस आदमी को क्या होगा, मेदुर मांस प्रार्थना, मेदुर मांस की वो प्रार्थना करेगा कि मुझे खिला दो। नेक्स्ट देखो क्या है, अस्थि क्षय में क्या मिलेगा, अस्थिशूल मिलेगा, दंतनख भंग मिलेगा। और क्या मिलेगी, रुक्षता यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, मज्जा क्षय में क्या है, अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, थोड़ा क्विक चलेंगे। मज्जा क्षय में क्या है, अल्प शुक्रता मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अगला जो उसका उत्तर तो धातु है वो नहीं बनेगा प्रॉपर। और क्या है, पर्व भेद, पर्व भेद, पर्वों से रिलेटेड जो भी है वो हमारी मज्जा में आते हैं इसके सिम्टम्स। ठीक है, तो आगे भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे, पर्वों पर्वों से रिलेटेड जो है वो मज्जा में मैक्सिमम आते हैं। अस्थि निस्तोत जो है आपको मिलेगा यहाँ पे। और क्या मिलेगा, अस्थि शून्यता मिलेगी। क्या मिलेगी, अस्थि शून्यता, क्योंकि मज्जा का काम क्या था, अस्थि पूर्ण था, तो अभी मज्जा नहीं है, अस्थि में हो जाएगी शून्यता। नेक्स्ट देखो शुक्र क्षय में क्या मिलेगा, शुक्र क्षय में मेद वृषण में वेदना होगी। ठीक है, और अशक्ति मैथुनी, मैथुन में शक्ति नहीं रहेगी। और क्या होगा, चिराद प्रसेक, देरी से प्रसेक होगा। और अगर प्रसेक हुआ भी तो उसमें क्या होगा, अल्प रक्त शुक्र दर्शनम, अल्प रक्त शुक्र दर्शनम। ठीक है, अभी ये आपने अच्छे से याद करना है, और इसको चाहे आप दोबारा भी देखेंगे वापस आकर। इसमें भी क्या करना है, स्वयोनि वर्धन द्रव्यों का उपयोग करना है। नेक्स्ट हमारे पास मल क्षय की बात अब कर रहे हैं, तो पुरुष क्षय में क्या होगा, हृदय पार्श्व पीड़ा होगी। ठीक है, अब पुरुष कम हो गया तो वहां पे क्या घूमेगी, वायु घूमेगी, तो यहाँ पे हृदय पार्श्व पीड़ा मिलेगी। और क्या, श शब्दस्य वायु ऊर्ध्वगमनम। ठीक है, शब्द करती हुई वायु ऊपर नीचे चलेगी, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है ना, उसी की बात कर रहे हैं। कुक्षो संचरणम च, ठीक है, वो कुक्षी में घूमेगी। अब मूत्र क्षय हुआ है तो मूत्र क्षय में क्या होगा, बस्ती तोत होगा, बस्ती जो है वो खाली हो गई, अब वहां पे तोद होगा। और अल्पमूत्रता, अल्पमूत्रता इज कॉमन। ठीक है, वो समझ आ रहा है। इन दोनों में क्या करना है, स्वयोनि वर्धन द्रव्याणाम प्रतिकार। ठीक है, स्वयोनि वर्धन वाले द्रव्यों से प्रतिकार करना है इसको। नेक्स्ट देखो क्या है, स्वेद क्षय में, स्वेद क्षय में क्या मिलेगा हमें, स्तब्ध रोम कुप्ता। ठीक है, रोम कैसे हो जाएंगे, स्तब्ध हो जाएंगे। तो अक्षोष, जो हमारे पास एक मॉइस्चर की लेयर बन रही थी स्किन में वो नहीं बनेगी, तो अक्षोष हो जाएगा। स्पर्श वैगुण्य हो जाएगी, उनकी ड्राईनेस हो जाएगी। और स्वेद नाश हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करा सकते हैं, स्किन पे हम क्या कराएंगे, हम अभ्यंग करा सकते हैं, हम स्वेदो उपयोग स्वेदन कर्म करा सकते हैं। ठीक है, अभ्यंग करा सकते हैं, स्वेदन करा सकते हैं, बड़ी कॉमन सी चीज है, समझने वाली है। ठीक है, आगे आएंगे। अब हमारे पास आर्तव का क्षय हुआ है तो क्या करेंगे, कैसे कैसा हमें लक्षण मिलेगा, आर्तव का क्षय होने पे कैसा मिलेगा, पीरियड्स नहीं आएंगे प्रॉपर, तो यथोचित काल दर्शनम, या फिर कम आएंगे, अल्पता। ठीक है, या फिर योनि वेदना इसमें रहती है, तो जिनको कृच्छार्तव होता है उनमें वेदना रहती है। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें हम करेंगे संशोधन और आग्नेय नाम च द्रव्याणाम विधिवत उपयोग, आग्नेय द्रव्यों का उपयोग करेंगे। ठीक है, जो भी पित्तज गुण वाले, उष्ण तीक्ष्ण गुण वाले द्रव्य होते हैं उसका हम उपयोग करते हैं आर्तव क्षय में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं स्तन्य क्षय के लिए। स्तन्य क्षय के लिए हम क्या है, यहाँ पे तो हमें स्तन्य को बढ़ाना है ना, तो ग्रहण वाले टाइप्स के द्रव्य यूज करेंगे। मिलेगा क्या है यहाँ पे, स्तन्य म्लानता, स्तन्य में क्या आ जाएगी, म्लानता आ जाएगी अभी। ठीक है, और क्या होगा, मतलब ढीलापन जो है उसमें झुर्रियां सी पड़ जाएंगी, जो
स्तन्य प्रॉपर रहता है वैसा नहीं रहेगा स्तन। नेक्स्ट क्या है, स्तन्यास संभव अल्पता, ठीक है। जो उसका प्रॉपर जो स्तन्य बन रहा था वो भी अब कम हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम श्लेष्म वर्धन द्रव्यों का उपयोग करेंगे। कैसे होते हैं श्लेष्म वर्धक द्रव्य, जो बल्ले वाले होते हैं, मधुर वाले होते हैं, ठीक है, वही हमारे द्रव्य हैं। नेक्स्ट देखो आगे, गर्भ क्षय किसी का हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लगता है हमें कि शारीरिक स्थान से, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन होता है। तो गर्भ क्षय में क्या मिलेगा हमें, गर्भ अस्पंदन, स्पंदन नहीं करेगा वो प्रॉपर। अनुन्नत कुक्षिता, ठीक है, कुक्षी भी कैसी है, वो ऊपर नहीं उठी है प्रॉपर, वो अनुन्नत हो गई है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, प्राप्त बस्ती कालया, ठीक है, प्राप्त बस्ती कालया टाइम से इसको क्या देंगे, बस्ती देंगे। कैसी बस्ती देंगे, क्षीर बस्ती का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, मेध्य अन्न का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो मेध्य अन्न इज लिटिल डिफरेंट, और क्षीर बस्ती जो है हमारी, वो क्या करेगी, उसको थोड़ा सा पोषण देगी, ठीक है। गर्भ क्षय में पोषण देगी तो गर्भ की वृद्धि होगी, ठीक है। क्षीर बस्ती और मेध्य अन्न का प्रयोग हमने बस इसमें गर्भ क्षय में किया। अब ये सारी बातें हो गई हमारी क्षय की, ठीक है, दोष धातु मल के क्षय की, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि के बारे में। इनकी ट्रीटमेंट भी हमने देखी, कुछ में स्वयोनि वर्धक करना है, हमें स्वयोनियों का वर्धन करना है स्वयोनि द्रव्यों से, और बाकियों में हमने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कह दी, जैसे कि गर्भाशय में मेध्यन कह दिया, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो अब वृद्धि के बारे में बात करें। सबसे पहले वात वृद्धि के बारे में बात करें, ठीक है। अब वात ज्यादा ही बढ़ गया है तो क्या होगा, वाक पारुष्यम, आवाज जो है उसकी परुष हो जाएगी, स्किन कार्य हो जाएगी, कार्षण हो जाएगा, गात्र स्फुरन, जगह जगह से फड़कने लगेंगे। उष्ण कामित्वम, अब वात वाले जिसका ज्यादा वात बढ़ गया उसको ठंडा लगेगा, उसको किसकी इच्छा होगी, उष्ण की, उष्णता की, उष्ण कामित्वम। और क्या होगा, निद्रा नाशो अल्प बलत्वम, निद्रा का भी क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नींद ही नहीं आएगी अब उसको, और बल उसका अल्प हो जाएगा। और कैसा है, गाढ़ वर्चस्वत्वम, ठीक है, उसकी पॉटी कैसी हो जाएगी, एकदम टाइट, कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा वो। कैसा हो जाएगा, कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा, जिसमें ज्यादा वात बढ़ी। आप अगर हिस्ट्री लोगे पेशेंट्स की, जो रात में सो नहीं पाते हैं, जिनकी नींद प्रॉपर नहीं होती है, ठीक है, उनमें वात जो है ज्यादा बढ़ा रहता है, और उनका जो स्टूल होता है वो भी कॉन्स्टिपेटेड रहता है, ठीक है। आगे चलेंगे, पित्त वृद्धि के लक्षण देखेंगे। तो पित्त वृद्धि अगर ज्यादा बढ़ गया है पित्त, अब उसमें क्या होगा, पीता भाजता, पीला हो जाएगा वो, संताप उसमें रहेगा, है ना, हाथ पांव जलेंगे उसके, शीत कामित्वम, वो ठंडे की इच्छा करेगा, एसी में रहना चाहेगा। अल्प निद्रता, नींद उसको नहीं आएगी, मूर्छा उसको रहेगी। और क्या है, अल्प निद्रता, देखो उसको गर्मी इतनी लगेगी तो निद्रा नहीं आएगी, ऊपर तो निद्रा नाश ही हो गया ना, नींद आ ही नहीं रही है। पित्तश वाले में अल्प निद्रता रहेगी। और क्या होगा, बल निद्रा इंद्रिय दौर्बल्य, ठीक है, इंद्रिय बल और बल हानि हो जाएगी, और इंद्रिय दौर्बल्य हो जाएगा, ठीक। और क्या होगा, पीत गुण मूत्र नेत्र, तो ये तो कॉमन सा सिम्टम है। नेक्स्ट देखो, श्लेष्म वृद्धि में क्या होगा, श्लेष्म बढ़ गया है, अब वो ज्यादा सफेद हो जाएगा बंदा, शौक्लम, शैत्यम, स्थैर्यम, गौरव ज्यादा उसमें बढ़ जाएगा, ठीक है, अवसाद बढ़ जाएगा। और क्या होगी, तंद्रा उसको ज्यादा रहेगी, मन करेगा सोया ही रहे, निद्रा भी उसकी बढ़ जाएगी। और क्या, संधि अस्थि विश्लेष हो जाएगा, संधि और अस्थियों का विश्लेष यानी कि शिथिलता उसमें आ जाएगी, कफ ज्यादा उसमें हो गया, जरूरत से ज्यादा हो गया, तो संधि अस्थियों में विश्लेष यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये रहा श्लेष्म वृद्धि का लक्षण। अब जो है हमारे धातु वृद्धि के बारे में आ रहे हैं। तो धातु वृद्धि के बारे में क्या कह रहे हैं, रस अगर बढ़ गया तो क्या होगा, हृदय उत्क्लेद, ठीक है, जो हृदय में वो रस रह रहा था वो वहां पे उत्क्लेद करेगा, मिचलाहट होगी, ठीक है, मन अजीब सा हो जाएगा, पर से उसको होगा, बार बार मुंह से जो है उसके पानी निकलेगा। रक्त बढ़ गया तो क्या होगा, रक्त अंग क्षिता, अंग रेडिश रेडिश हो जाएंगे, आंखें लाल हो जाएंगी, और सिरा पूर्णत्व, सिराएं भर जाएंगी, ठीक है। मांस बढ़ गया तो क्या होगा, जो सूख रही थी जगहें वो क्या हो जाएंगी, वहां पे वृद्धि हो जाएगी। और क्या होगा, गुरुगात्रता हो जाएगी, ठीक है, मसल मास बढ़ जाएगा तो गुरुगात्रता हो जाएगी। मेद अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, स्वेटी बंदा हो जाएगा वो, ठीक है। तो क्या होगा, उसका स्निग्ध अंगता, उदर पार्श्व की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, पेट कैसे निकल आएगा उसका इधर उधर से, उदर और पार्श्व की वृद्धि हो जाएगी। और काश श्वास आदि नाम दौर्गंधम च, ठीक है, काश श्वास उसको हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, उसमें दुर्गंध आएगी, क्योंकि स्वेटिंग उसको होगी तो बहुत ही गंदी उससे स्मेल आएगी। अस्थियां जब बढ़ेंगी तो अस्थि अस्थि अधिदंताश, ठीक है, दांत भी बढ़ जाएंगे, अस्थियां भी बढ़ जाएंगी, ठीक है, चंडका अस्थियां और अधिक दंतों की उत्पत्ति यहाँ पे बोली है। मज्जा अगर बढ़ेगी तो नेत्रों से रिलेटेड हमें लक्षण मिलेगा, सर्वांग नेत्र गौरवम, मज्जा अगर बढ़ेगी तो सर्वांग नेत्र गौरवम, ठीक है। मज्जा में क्या रहता है, पर्वों से रिलेटेड आएगा, एक तो नेत्रों से रिलेटेड आएगा, ठीक है, ये हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट देखो, शुक्र के लिए क्या लिखा है, शुक्र अश्मरी
अति प्रादुर्भावम, शुक्र अश्मरी यहाँ पे हो जाएगी। अगर शुक्र बढ़ेगा तो शुक्र अश्मरी उसको हो जाएगी बंदे को। नेक्स्ट आते हैं मल वृद्धि के लिए, देखो क्या लिखा है। पुरुष अगर वृद्ध हो गया है तो आटोप हो जाएगा, ठीक है। पेट क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। पुरुष उसके भी ज्यादा बढ़ गया है तो ठीक है, आटोप होगा। और कुक्षो शूलम, पेट में होगी दर्द, ठीक है। मूत्र वृद्धि हो रही है तो मूत्र वृद्धि में क्या क्या होगा, बार बार उसको जाना पड़ेगा टॉयलेट, मुहुर्मुह प्रवृत्ति। और क्या होगा, बस्ती तोद होगा और आधमान होगा, ठीक है। जो पेट है वो बस्ती वाले पार्ट पे फूल जाएगा। आधमान देखो यहाँ पे आधमान हो रहा है, बस्ती तोद होगा। और उसका जो है श्वेत अगर ज्यादा बढ़ गया है तो क्या होगा, त्वचो दौर्गंध्यम, ठीक है। स्मेल आएगी उस बंदे से जिसका पसीना ज्यादा बड़ा होता है। और उसको क्या होगा, खुजली जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो बरसात वाले टाइम पे जब ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है तो लोगों को पसीना ज्यादा आता है, इचिंग की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस टाइम पे होती है, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो आर्तव आर्तव जब वृद्ध होगा तो क्या होगा, अंगमर्द होगा, अति प्रवृत्ति की, बहुत ज्यादा उसको हैवी मेंस्ट्रुएशन होगी और उसमें स्मेल रहेगी, दौर्गंध्यम च, ठीक है, स्मेल रहेगी दौर्गंध्यम च। नेक्स्ट देखो क्या है, स्तन्यम। स्तन्यम में इसमें क्या होगा, स्तन्य और अपीनत्वम, ठीक है। स्तन कैसे होंगे, एकदम भरे भरे से हो जाएंगे, ठीक है। मुहुर्मुह प्रवृत्ति और तोद होगा, बार बार उसमें से स्तन नहीं निकलेगा और उसमें पेन भी रहेगी, ठीक है। ऐसा आपने प्रेग्नेंट वुमेन्स में देखा होगा जो मिल्क नहीं पिला पाती हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, गर्भ। गर्भ में गर्भ अगर बढ़ता है तो क्या होगा, जठर अभिवृद्धि, पेट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, स्वेदम च, पसीना उसको फीमेल को ज्यादा आएगा। अभी इसमें क्या करना है, बड़े हुए दोष धातु और मलों के लिए एक सिंपल अगर ट्रीटमेंट हमें कहनी हो इन होल, तो क्या संशोधन और क्षपण कराना है। संशोधन और क्षपण कराना है बड़े हुए दोष धातु मल के लिए, ठीक है। संशोधन कराएंगे क्लीन, और क्षपण कराएंगे, ठीक है। क्षपण मतलब संशमन कराएंगे, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, पूर्व पूर्व अतिवृद्धित्वाद, ठीक है। वर्धेत परम, क्या कह रहे हैं, पूर्व धातु के अधिक बढ़ने से पर धातु बढ़ती है। पिछली धातु बढ़ेगी तो अगली को भी बढ़ाएगी, इसी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक। आगे चलो, आगे देखो क्या लिखा है। तत्र रसादि नाम शुक्रांता नाम धातु नाम यस परम तेजस तत् खल्व ओजस तदेव बलम इत्युच्यते, ठीक है। तो यहाँ पे ओज और बल की बात की है कि रसादि से शुक्र तक जो लास्ट में धातु बनती है, इन धातुओं का जो उत्कृष्ट सार है, ठीक है, परम तेजस, ठीक है। इसका जो उत्कृष्ट सार है उसको बोलते हैं ओज, ठीक है। उसी का ही दूसरा नाम यहाँ पे बल बोल रहे हैं। तो ओज और बल में जो डिफरेंस बताया है वो आचार्य डलहन ने बताया है। यहाँ पे ओज और बल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है, बल के लिए क्या लिख रहे हैं। बल जो है क्या करता है, स्थिर उपचित मास मास धातु को क्या करता है, स्थिर और चित यानी कि पुष्ट करता है। और क्या करता है, सर्व चेष्टा स्व प्रतिघात, सभी कार्य करने में समर्थ होता है बंदा जिसके पास बल रहता है। स्वर वर्ण प्रसाद करता है, ठीक है। ये सब चीजें बल के लिए लिखी हैं। और ओज के लिए क्या क्या लिखा है, देखो इंपॉर्टेंट, ओज तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता ही है। ओज सोमात्मकम, ठीक है। ओज कैसा है, सौम्य गुण वाला है, स्निग्ध है, शुक्ल है, शीत है, स्थिर है, सर है। और क्या लिखा है, विविक्तम मृदु मृत्सनम प्राणायतनम उत्तमम, इंपॉर्टेंट है प्राणायतनम उत्तमम। और आचार्य सुश्रुत बस्ती के लिए भी कहते हैं निदान स्थान में, ठीक है। तो यहाँ पे ओज और बस्ती के लिए आचार्य सुश्रुत ने प्राणायतनम उत्तमम तम लिखी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये प्राणायतनम उत्तमम, किसके लिए कहा है, ओज के लिए कहा है, ठीक। लास्ट में क्या कहते हैं, तद भाव सृजन्ते शरीराम शरीराणी शरीरिणाम, ठीक है। अगर ओज का जिस मनुष्य में अभाव हो गया उसमें क्या होता है, उसका जो शरीर है वो नष्ट हो जाता है, ऐसा ये कह रहे हैं। आगे आ जाते हैं, आगे जो है इसके क्या दिए हैं, ओज का क्षय कैसे होगा, अभिघात हो गया, क्षय हो गया, ठीक है। धातुओं का क्षय हो गया। कोप अगर कोई उसको क्रोध जो है आ गया है, शोक अगर उसको है, तो ये सारी जो चीजें हैं, ध्यान, चिंता, क्षुधा, ठीक है, ये सब जो है क्या करती हैं, ओज का क्षय करने वाले भाव हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं कि ओज की विकृति, ओज का विकृति जो है वो तीन तरह की होती है, ओज विस्तृंस, ओज व्यापद, ओज क्षय, ठीक है। ये क्या है, ओज व्यापद है, ठीक है। क्या क्या, विस्तृंस, व्यापद, क्षय, इनके लक्षण इन्होंने यहाँ दिए हैं। वैसे ही बल के बताए हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर सारे लक्षण हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया है, ओज विस्तृंस के बारे में दिया है। तो ओज विस्तृंस हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, संधि विश्लेष होगा, गात्रा नाम सदनम, बॉडी पेन्स होंगी, ठीक है। गात्रों में सदन होगा, बॉडी पेन्स होगी। और क्या होगा, दोष शवनम, दोष अपने स्थान से चल पड़ेंगी। और क्रिया सन्निरोध, जो उसकी नॉर्मल मूवमेंट थी बॉडी की, मन की, है ना, तो उन क्रियाओं में क्या हो जाएगा, सन्निरोध हो जाएगा, वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगी, ये होता है विस्तृंस में, ठीक है।
क्या क्या हुआ, संधि विश्लेष हुआ, गात्रनाम सदन हुआ, पेन हुआ, दोष जलने लग पड़े, दोष च्यवन हो गया, और क्रिया सन्निरोध हुआ ओज विस्तरण में। नेक्स्ट आता है ओज व्यापद। ठीक है, व्यापद में थोड़े से अलग सिम्टम है, क्या क्या होता है, अब यहाँ पे रुक रहा है चीजें। स्तब्ध गुरु गात्रता, ठीक है, स्तब्ध हो गया, और गुरु गात्रता, बॉडी हैवी होगी। वात शोफ हो गया, ठीक है, वात शोफ हो गया। वात शोफ किसका है, वो जो व्यापक का लक्षण है। वर्ण भेद होगा, ग्लानी होगी, तंद्रा होगी, निद्रा होगी, थोड़े हैवीनेस वाले सिम्टम लग रहे हैं आपको ये, ठीक है, ये ओज व्यापक में है। ठीक है, क्या क्या है, स्तब्ध स्तब्ध गुरु गात्रता, वात शोफ, वर्ण भेद, ग्लानी, तंद्रा और निद्रा होगी। नेक्स्ट जो हमारा क्षय वाला है, क्षय वाले में मैक्सिमम चीजें म से आती हैं। ठीक है, मूर्छा है, मांस क्षय है, मोह है, एक प्रलाप इसमें है, और मरणम, क्षय हो गया तो मर भी जाएगा बंदा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई दो याद कर लो और तीसरा आप खुद ही मार्क उसमें से निकल जाएगा। ठीक है, दो को आप ऑप्शन में अगर तीसरे का आता भी है आंसर तो दो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, बल के बारे में बात आ रही है, त्रयोदोषा बल युक्ता व्यापद विस्तरण क्षय। ठीक है, इसमें भी व्यापद विस्तरण और क्षय है। तो सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, बल विस्तरण के बारे में कर रहे हैं बात। तो उसमें भी सिमिलर देखो, ऊपर क्या था, संधि विश्लेष था, यहाँ पे विश्लेष है। साधो गात्राणाम, ठीक है, वही गात्र सदन में एक ही बात हो गई। दोष विस्तरण से यहाँ पे कह रहे हैं। और क्या है, अप्राचुर्य क्रिया नाम श्रम यहाँ पे हो जाएगा। अप्राचुर्य क्रिया नाम और क्रिया निरोध ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक, यानी कि प्रॉपर वो क्रिया नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बल व्यापद के लक्षण है। बल व्यापद में क्या है, गुरुता है, स्तब्ध अंगेशु, ठीक है, अंग जो है वो स्तब्ध हो जाएंगे। ऊपर भी इस तरह के स्तब्ध गुरु गात्रता था। ठीक है, ग्लानी है यहाँ पे, ऊपर भी है। ठीक है, वर्ण से भेदम, ये सब चीजें ऊपर भी है, देखो वर्ण भेद है, तंद्रा, निद्रा, वात शोभ, ऑल द थिंग्स आर सिमिलर। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आएंगे, अब बल क्षय की बात करेंगे तो क्या कह रहे हैं यहाँ, मूर्छा, मांस क्षय, मोह, प्रलाप, अज्ञान में विचर। तो अज्ञान यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, और क्या कहा है, मरणम। ठीक है, मरण जो है ये बल क्षय में कह दिया है। ठीक, ओज की क्षीण संज्ञा वाले मनुष्य की चिकित्सा नहीं होती, ऐसा ये कह रहे हैं। और इसमें भी क्या करना है, वातादि जो क्षीण, वातादि दोष क्षीण हुए, पीछे दसादि धातु की क्षीणता थी, इन सब में और ओज की क्षीणता में भी स्वयोनिवर्धन प्रतिकार हमें करना है। ठीक, अब इस चैप्टर में एक और कॉन्टेक्स्ट आता है, स्थौल्य कार्य का। इंपॉर्टेंट है स्थौल्य कार्य। ठीक है, आचार्य चरक ने कहाँ बताया है, सूत्र स्थान में बताया है, कौन से चैप्टर में बताया है, याद करेंगे। ठीक है, तो ये रहा स्थौल्य कार्य का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे इस चैप्टर में 15 चैप्टर में ही शुरू हो जाता है। देखिए इसकी थोड़ा हिंदी इंटरेस्टिंग थी, बट हमने पीछे बहुत अच्छे से किया है। अभी हम ज्यादा टाइम नहीं इस पे लगाएंगे क्योंकि अभी बहुत सारा करना है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जीवन शक्ति व्याधि क्षमता के अल्प हो जाने पे। तो मेन बात यहाँ पे ऊपर क्या कह रहे हैं, एक बार रिकैप कर ही लेते हैं फटाफट। कफवर्धन किया हमने, कफवर्धन से या फिर अध्ययन कर लिया है, व्यायाम प्रॉपर नहीं किया, दिन में सोया रहा मनुष्य, खाना प्रॉपर नहीं पचा, वहां पे बना आम। ठीक है, और क्या है, अति स्निग्ध हो गया उसका बॉडी, और मेदु धातु को उत्पन्न करता है। और क्या कह रहे हैं, मेदु धातु जो है वो शरीर को स्थूल बना देता है। ठीक है, मधुर रस वो प्रॉपर, ये सब क्या है, उसने व्यायाम प्रॉपर नहीं किया, उसका बाकी धातु तो बनता रहा, मेरु धातु पे आके वो स्टेबल हो गया, अभी वो स्थूल बन गया अच्छे से। ठीक है, स्थूल बन गया क्योंकि वो व्यायाम नहीं कर रहा था। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, उस स्थूल मनुष्य में क्या होगा, क्षुद्र श्वास हो जाएगा, ज्यादा चला नहीं जाएगा, उससे प्यास उसको बार बार लगेगी, उसको उसको भूख भी ज्यादा लगेगी, निद्रा, स्वेद, शरीर में दुर्गंध, सहसा श्वास रुक जाना, ये सारे सिम्टम उसमें मिलेंगे। इवन क्रथन तक, यहाँ पे क्रथन एक टर्म बीच में आई होगी कहीं पे, हाँ ये रहा, यहाँ पे क्रथन जो है उसको मिलता है। क्रथन का मतलब एक बार पूछा गया है, विच मीन्स गदगद वाक्य। ठीक है, तो ये सब उसमें हो जाता है। और मेरु धातु वाला बंदा जिसका बड़ा होता है वो कैसा होता है, सुकुमार होता है, तो शारीरिक शारीरिक जो चेष्टाएं हैं वो सारी वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कफ और मेद से शुक्र व स्तोत्रस जो है वो भी निरुद्ध हो जाते हैं, तो वो संभोग भी नहीं कर पाता है। ठीक, इस तरह से इन्होंने कहा। और उसकी उत्तरोत्तर धातुएं भी अब पुष्ट नहीं होती हैं, तो उसकी इम्यूनिटी चली जाती है डाउन। ठीक है, इम्यूनिटी डाउन जाती है तो उसको प्रॉब्लम्स हो जाती है, कौन कौन सी, प्रमेह पीड़िका उसको हो जाएगी, ज्वर उसको हो जाएगा, भगंदर, विद्रधि, ठीक है, वात विकार उसको हो जाते हैं। ठीक, ये सब चीजें यहाँ पे कही। और लास्ट में पंचत्व उपात्यति, यानी कि पंचत्व को मिल जाता है, मृत्यु को वो मिल जाता है, ये कहा है मोटे आदमी के लिए जिसका मेद ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है,
तो अब उसको क्या करना है, जब उसको पता है कि अभी मेरे साथ ऐसा होने वाला है, तो उसको क्या करना है, मेदो धातु को बढ़ाने वाले जो सभी आहार विहार है उसका परित्याग कर देना है। ट्रीटमेंट भी यहाँ पे बोल दिया है, ठीक है। अब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर आपको देना है, आप ओपीडी में बैठे हो, कोई ऐसा बंदा आपके पास आता है, तो आप क्या क्या दे सकते हो, शुद्ध शिलाजतु दे सकते हो। देखो शिलाजतु का प्रयोग अग्नि मंत्र के साथ हमने वहां पे चरक में पढ़ा है, ठीक है। और भी इसकी प्रिपरेशन पढ़ी है हमने, तो हम शुद्ध शिलाजतु दे सकते हैं, गुग्गुल दे सकते हैं, गौमूत्र, त्रिफला चूर्ण, लौह भस्म भी दे सकते हैं। रसांजन भी क्या कर रहा है, रसांजन भी स्थूलता को कम कर रहा है। हनी लोग बहुत सारे लेते हैं मॉर्निंग में हनी। यव, मूंग, कोरदू, शामक, उद्दालक, विरुक्षण और छेदनीय पदार्थ जो है हम यूज करेंगे, ठीक है। विरुक्षण और छेदनीय पदार्थ यूज करेंगे। ये क्या करेंगे, कफ और मेद को कम करेंगे। और साथ में क्या करेंगे, व्यायाम, व्यायाम उसको बोलेंगे करने के लिए। व्यायाम जो है कार्य में भी आएगा। और लेखन बस्ती का प्रयोग करेंगे। तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं लेखन बस्ती करवाने के लिए, पतला होने के लिए, उन लोगों में लेखन बस्ती किया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है कार्य वाले बंदे की, पतला कैसे हो जाता है बंदा। देखो उसने प्रॉपर बात या तो भोजन नहीं किया तो वातवर्धक भोजन किया, व्यायाम उसको बहुत ज्यादा कर रहा है, इसलिए संभोग, अध्ययन, भय, चिंता, ठीक है, ये सारी जो चीजें मनुष्य कर रहा है उससे क्या हो जाएगा, उसका जो रस धातु है वो उपशोषित हो जाएगा, ठीक है। रस धातु उपशोषित होगा तो क्या होगा, आगे आगे के धातु जो है बनेंगे नहीं, तो शरीर पुष्ट नहीं होगा और क्या हो जाएगा, वो कृश हो जाएगा। अभी कृश मनुष्य में क्या क्या होता है, श्वास का शोष, प्लीहा, ठीक है, उदर, अग्निसात, गुल्म, रक्त पित्त, ये सब चीजें उसको हो जाती हैं। और क्या रहता है, किस चीज से पीड़ित रहता है, क्षुधा से, भूख उसको लगी रहती है, प्यास लगी रहती है, शीत उष्ण सहन नहीं कर पाता, वो वर्षा वायु भार वहन सब चीजें ये सहन नहीं कर पाता, ठीक है। और ये डिजीजेस उसको हो जाती हैं, ठीक है। तो उसको जो भी कारण है ये उसका परित्याग करना चाहिए, ठीक। और बाकी उसको हम क्या क्या दे सकते हैं, अगर हमारे पास पेशेंट आता है कि मैं बहुत पतला हूं, तो उसको क्षीर काकोली या फिर मधुर गण, जो मधुर और जीवनी और गृहिणी गण है उसको हम दे सकते हैं। अश्वगंधा, विदारिकन, शतावर, ठीक है। खीरटी क्या है हमारे पास, विदारी गंधर्व शतावर बला के लिए कहा है, बला, अति बला, नाग बला, ठीक है। ये सब चीजें हम उसको दे सकते हैं। मधुर नाम अन्यासाम, ठीक है, मधुर रस वाली सारी औषधि यहाँ पे दे सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या देते हैं, पतले बंदे को दूध देते हैं, ठीक, दही, घी, मांस, शाली, सष्टी, ये सब हम उसको लेने को बोलेंगे। जौ, गेहूं, ये सब ले, वो ब्रह्मचर्य का सेवन करे। व्यायाम यहाँ पे मैंने कहा ना दोनों के लिए कहा है, तो स्थूल और कृष्ण दोनों ने ही कहा है। व्यायाम एक कारण, अत्यधिक व्यायाम अगर करेगा तो पतला हो जाएगा, ठीक है, तो उसको प्रॉपर संतुलित व्यायाम करना है। और ब्रीहण, बलवर्धक बस्ती का प्रयोग करना है, ठीक है। ब्रीहण बस्तियां भी हमारे पास होती हैं, उनका प्रयोग ये बंदा करे, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट लिखी है, अत्यंत गर्हित। अत्यंत गर्हित कौन से हैं, सदा स्थूल कृष हो, ठीक है। स्थूल और कृष जो है वो कैसे हैं, अत्यंत गर्हित है। श्रेष्ठ कौन है, मध्य शरीर। स्थूल तो श्रेष्ठ कौन है, मध्य शरीर वाला बंदा हमारे पास श्रेष्ठ है, ठीक। आगे आते हैं 44 नंबर कोटेशन पे, देखो क्या लिखा है, दोष धातु मला नाम तो परिणाम न विद्यते, कि हर एक बंदे का हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इसमें इतना दोष है, इतना धातु है, इतना मल, उसका हम उसको तोल नहीं सकते, ठीक। इसके बाद हमने यहाँ पे अंजलि प्रमाण देखा था, तो अंजलि प्रमाण आप याद कर लेंगे चरक से, ठीक है। चरक में उसको पढ़ेंगे, जल, रस, रक्त, ठीक है। जल जल कितना था, 10 था, रस 9 था, रक्त 8 था, ठीक। इस तरह से हमने पढ़ा था। पुरुष 7 था, कफ जो है 6 अंजलि, पित्त 5 अंजलि, मूत्र 4 अंजलि था, वसा 3 अंजलि, मेद जो है 2 अंजलि और मज्जा 1 अंजलि था, ठीक है। ऐसे सब हमने याद किया था, ठीक। और आधे प्रमाण का क्या क्या था, आधे प्रमाण के लिए किसको, मस्तिष्क को लिखा था और किसको लिखा था, मस्तिष्क आधा अंजलि प्रमाण है, ठीक है। शुक्र आधा अंजलि प्रमाण है, ठीक। और श्लेष्म संज्ञक ओज भी अर्धांजलि प्रमाण है, ठीक है। आगे चलेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है, उससे ये चैप्टर खत्म किया है। सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या है, सब कुछ यही तो पढ़ा है, दोष धातु मल है ना, इनके बारे में पढ़ा है। तो ये कोटेशन कहाँ है, 15 चैप्टर का है, याद रहेगा। सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय स्वस्थिति विधीयते, ठीक। ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट हम एंटर करेंगे 16th चैप्टर में। क्या है, क्या चैप्टर का नाम है, कर्ण व्यद बंध विधि अध्याय, ठीक है। कर्ण व्यद बंध विधि अध्याय, तो यहाँ पे कर्ण वेदन के बारे में बताएंगे और बंध विधि के बारे में, ठीक है। बंधन जो है, बैंडेजेस, बैंडेजिंग के बारे में इसकी ही बताएंगे, ठीक है। चलो एंटर करते हैं इस चैप्टर में। 3rd नंबर कोटेशन में देखो, रक्षण आभूषण के लिए हम क्या कर रहे हैं, कर्ण वेदन कर रहे हैं, किसमें, बालक में, ठीक है। रक्षा और आभूषण के लिए, ठीक है। रक्षा और आभूषण के लिए कब कब कराना है, छठे मास में, सप्तम में, और कब कराना है उसमें, शुक्ल पक्ष में। तो आचार्य सुश्रुत का कब का हो गया, छठे और सप्तम मास में कराने को कह दिया, शुक्ल पक्ष में कराने को कह दिया, ठीक है। प्रशस्त तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र, ये सब हम देखेंगे।
और क्या देंगे उसको, बाल क्रीडनक का प्रलोभन देंगे, खिलौने का प्रलोभन देंगे। वाम हस्त हस्तेन आकृष्य, ठीक है, लेफ्ट हैंड से कान को पकड़ेंगे, दैवकृत छिद्र देखेंगे, और क्या है, कैसे देखेंगे, आदित्य करणाव भास्ते, सूरज की रोशनी में देखेंगे, और शनि शनि उसके जो है कान में छेद करेंगे, कैसे, दक्षिण हस्त से। और कैसा कैसा वेदन करना है हमें, छेदन नहीं, वेदन करना है, ऋजु वेदन करना है, इनके स्ट्रेट सीधा हमें वेदन जो है वो कर्ण वेदन करना है। प्रतुनक सुच्याम, ठीक है, कैसे, अगर हमारा कान जो है पतला है तो सुई से, बहल कान है तो बहलम आर्या, ठीक है, तो आरा से हमें कर्ण वेदन करना है। दक्षिण का जो कान है सबसे पहले कुमार का कर्ण वेदन करना है, और अगर हमारे पास कुमारी है तो उसके वाम कर्ण का, लेफ्ट ईयर का जो है कर्ण वेदन करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, कर्ण वेदन के बाद पीछूवर्ती प्रवेश, पीछूवर्ती वहां पे रख देनी है, ठीक। आगे आएंगे, देखो अगर हमने ऐसे नहीं किया, दैवकृत छिद्र में नहीं किया तो क्या होगा, शोणित भूतेन, बहुत ज्यादा रक्त निकलेगा, वेदनाच, ठीक है, वेदना भी बहुत ज्यादा होगी अगर अन्य देश विद्ध हुआ तो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर अज्ञानी ने किसी ने वेद कर दिया है तो क्या हो जाएगा, सिराएं, सिराओं में वेद हो जाएगा। कौन कौन सी सिरा होती है, कमल से हमने याद किया था, KML, ठीक है, कमल से याद किया था, कालिका, मर्मिका, लोहितका, ठीक है, कालिका, मरमरिका और लोहितिका, ठीक है, इसमें उपद्रव हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या क्या इसमें उपद्रव होते हैं। तो कालिका में हुआ तो क्या होगा, ज्वर, दाह, श्वेतु, वेदना, ठीक है, ज्वर, दाह, श्वेतु, वेदना। तो हमने जावेद करके याद किया था, ठीक है, जावेद करके याद किया था, वहां पे ज्वर, वेदना, दाह, श्वेत, ठीक है। और अगर हमारे पास मरमरिका में वेद हुआ तो क्या होगा, वेदना, ज्वर ग्रंथि, ठीक है, वेदना, ज्वर ग्रंथि। और लोहितिका में क्या, अगर हमारे पास वेदन होता है तो लोहितिका में हमने कैसे याद किया था, मास्क से, ठीक है, मन्यास्तंभ, और क्या हो जाएगा, अपतानक, शिरोग्रह और कर्णशूल, मन्यास्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह, कर्णशूल, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। नेक्स्ट हमने कहा, अब हमने वेदन कर दिया है, ठीक है, उसके बाद हमें वर्धनकों का उपयोग करना है, ठीक। कर्णवर्ती को हटा के हमें शीघ्र ही क्या करना है, मुलेठी, एरंड की जड़, मजीठ या तिल, कल्क, इनमें शहद घृत अधिक मिलाकर रोहण करना है पहले तो, ठीक है, रोहण करना है, ठीक। अगर हमारा प्रॉपर जो है हमने कर्णवेदन नहीं किया है तो, प्रॉपर कर्णवेदन नहीं हुआ तो पहले हम उसको वापस कर्णवर्ती को हटा के रोपण करेंगे, किस किस से, मुलेठी, एरंड की जड़, मजीठ या तिल कल्क से, ठीक है, शहद और घृत उसमें मिलाकर रोपण करेंगे, ठीक। योग्य वेदन अगर हो गया है हमारा तो क्या करेंगे, आम तेल इन्हें सिंचे, ठीक है, तिल्ली के कच्चे तेल से, विच इज आम तेल, आम तेल से सेचन करेंगे। तो यहाँ पे बना था कान और कान पे था आम, ठीक है, आम तेल से हमने सेचन किया था, ठीक है, आम तेल से हमने क्या किया था, सेचन किया था, ठीक, ये हमने देखा। नेक्स्ट देखो क्या है, शुभ आदि उपद्रवों की शांति होने पर कर्ण छिद्र को बड़ा करने के लिए अब हमने यहाँ पे कर्ण वर्धनकों का उपयोग किया, ठीक है। वर्धनक कौन कौन से किस किस के बना सकते हो आप, नीम की सिंके, ठीक है, उसका साइज बढ़ाने के लिए वो हम यूज करते हैं, कान के छेद का साइज बढ़ाने के लिए। आगे देखो क्या है, अब हमारा अगर कान कट गया है, ठीक है, युद्ध होते थे पहले, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा है कर्ण संधान की विधि। कितनी विधियां हैं, 15 विधियां हैं, ठीक है, 15 विधियां हैं, उसमें से 10 जो है वो साध्य हैं, ठीक है, 10 जो है साध्यकरण के लिए हैं, और 5 जो है वो असाध्य कंडीशन के लिए हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी है, नेमी संधानक सबसे पहली आती है, डायरेक्ट इस पे जंप करेंगे, ठीक है। नेमी संधानक में कैसे है, पृथु आयत समूह पाली, जो हमारी पाली है वो कैसी है, पृथु है, आयत है, ठीक है, स्ट्रेट है, और समूह पाली दोनों तरफ से बराबर है, तो इसमें करेंगे हम नेमी संधान। उत्पल भेदक किसमें कर रहे थे हम, उत्पल कर रहे थे हम गोल गोल वाले में, वृत्त आयत समूह पाली में, ठीक है। यहाँ पे पृथु आयत समूह पाली थी नेमी संधान के लिए, वृत्त आयत समूह पाली उत्पल भेदक के लिए, ठीक है। अब छोटा सा वलूरक था हरस्व वृत्त सम उभय पाली, ठीक है, हरस्व वृत्त सम उभय पाली, छोटा गोल गोल वल्लूरक था ये, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वल्लूरक वल्लूरक विधि से कर्ण संधान कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, आसंगिम है, आसंगिम में क्या था, अभ्यंतर दीर्घ एक पाली, ठीक है, अंदर वाली जो पाली है वो कैसी है, अभ्यंतर दीर्घ एक पाली, ठीक है, एक पाली जो है वो बड़ी है। और गंडकरण में क्या है, बाह्य दीर्घ एक पाली, बाहर वाली पाली बड़ी है। जिसमें पाली ही नहीं है उसमें करेंगे हम आहार्य कर्ण बंधन, कर्ण संधान। तो क्या, अपाली उभयोतो, अपाली उभयोतो, जिसमें पाली ही नहीं है दोनों साइड, उसमें करेंगे हम आहार्य कर्ण संधान। और नेक्स्ट देखो क्या है, निर्वेधीन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हमने याद करने के लिए कहा था, पीठोपमम पालिर उभयतो, ठीक है, पीठोपमम पालिर उभयतो, ये निर्वेधीन है, यानी कि यहाँ पे दोनों कर्ण पालियां कैसी होती हैं, वो मूल से ही चली गई होती हैं, मूल से ही छिन्न हो गई होती है। और थोड़ा सा जो है क्या है, क्षीण पुत्री को आश्रित, पुत्रिका वाला जो पार्ट होता है वो बिल्कुल थोड़ा सा बचा होता है, क्षीण यानी कि थोड़ा सा ही बचा है वो, तो उसमें हम कौन सा बंध लगाएंगे, निर्वेधन लगाएंगे, ठीक है। पीठोपमम उभयपाली,
ठीक है, दोनों पालियां पालियां जो है वो मूल से क्षीण हो चुकी हैं और कैसे हैं, क्षीण पुत्रिक आश्रित हैं। ठीक है, इसमें कराएंगे हम निर्वेदिम। नेक्स्ट देखो क्या है, व्यायोजिम। क्या है व्यायोजिम, इसमें क्या कह रहे हैं, स्थूल अणु विषम पाली। ठीक है, कैसी होगी पाली, स्थूल होगी, अणु होगी, छोटी होगी और विषम होगी। ठीक है, एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, विषम होगी। नेक्स्ट देखो कपाट संधिक है, तो कपाट संधिक के लिए क्या लिखा है, अभ्यंतर दीर्घ एक पाली, अंदर वाली पाली जो है वो दीर्घ एक पाली है। ठीक है, इसकी तरह लग रहा है आपको आसंगीन की तरह, बट इसमें एक और चीज है, इतर अल्प पाली, जो दूसरी पाली है वो छोटी है। ठीक है, वो है कपाट संधिक। ठीक, और अर्ध कपाट संधिक में क्या है, बाह्य दीर्घ एक पाली, अर्ध कपाट में बाहर वाला जो है पाली वो जो है वो बड़ी है और इतर अल्प पाली दूसरी छोटी वाली है। ठीक, याद रहेगा। अब आगे चलेंगे, आगे क्या है, ये हमारे असाध्य वाले बंधन है। ठीक है, बंधन असाध्य होते हैं ये, बट फिर भी हम कर रहे हैं। देखो क्या है, संक्षिप्त है, हीनकरण है, वल्लीकरण है और कौन सा है, यष्टिकरण है और काकोष्ठ है। पहले तो इसको ही याद कर लेना है, तो सही बकाया से याद कर लो या फिर डायरेक्ट ऐसे याद कर लो, संक्षिप्त हीनवल्ली काकेयष्टि, संक्षिप्त हीनवल्ली काकेयष्टि। ठीक है, तो संक्षिप्त वाले बंधन में क्या करते थे हम, शुष्क शष्कुली, उसकी शष्कुली नहीं बची है, उसका सूख गई है वो, शुष्क शष्कुली उत्सन्न पाली इतर अल्प पाली। ठीक है, शुष्क शष्कुली है और पाली का भाग जो है नष्ट हो गया है, दूसरी पाली जो है वो भी अल्प बची है, उसमें लगाएंगे हम संक्षिप्त। संक्षिप्त, ठीक है, शुष्क ही बची है हमारे पास वो। ठीक है, शुष्क है, उसमें पाली बची नहीं है, दूसरी पाली भी अल्प है, इसमें इसमें हमने संक्षिप्त बंधन लगाया। नेक्स्ट जो है वो हीनकरण वाली है, इसमें कान क्या है, मतलब कम बचा होगा। अनधिष्ठान पाली, पाली का अधिष्ठान ही नहीं बचा है और मास भी कैसा है, क्षीण है, तो सब कुछ क्षीण क्षीण है, ये कैसा रहेगा, इसमें हम हीनकरण बंध लगाएंगे। नेक्स्ट देखो वल्लीकरण, वल्ली क्या होती है, हमारी लता होती है, कैसे होती है, वो ऐसे लिपटी हुई होती है ना। तनु होती है, विषम होती है। ठीक है, प्रॉपर सम नहीं होती, वो विषम होती है, तो बस इसी से ही हमने पकड़ लेना है इसको, तनु विषम अल्प पाली। ठीक है, तनु विषम अल्प पाली होगी तो वल्लीकरण हम लगाएंगे। नेक्स्ट जो है यष्टिकरण। ठीक है, यष्टि से हम यष्टि मधु याद रख सकते हैं, उसमें क्या होती है, ग्रंथियां बनी होती हैं। क्या बनी होती है, ग्रंथियां बनी होती है, तो ग्रथित मास, ग्रथित मास, स्तब्ध शिरा, संतत सूक्ष्म पाली। ठीक है, याद रहेगा, एक एक टर्म हमने पकड़ लेनी है हर चीज में। शुष्क शष्कुली किसमें थी, संक्षिप्त में थी। ठीक है, क्षीण मास और अनधिष्ठान पाली, ये वाला आप इजीली लगा सकते हो, हीनकरण है। ठीक है, वल्लीकरण में क्या था, वल्ली विषम थी। ठीक है, तनु विषम अल्प पाली, और ग्रथित मास वाली कौन सी है, ग्रथित मास वाली यष्टिकरण है। लास्ट बची काकुष्ठ, तो काक की जो कौवा होता है उसकी बीक कैसी होती है, उस बिना मास की होती है, तो निर्मास याद कर लेंगे। ठीक है, निर्मास संक्षिप्ताग्र अल्प शोणित पाली। ठीक है, निर्मास संक्षिप्ताग्र अल्प शोणित पाली, ये काकोष्ठक जो है हम इसमें कर्ण संधान करेंगे। ठीक, तो ये असाध्य वाले भी हमने कवर कर लिए। अब क्या कह रहे हैं, जिस मनुष्य के कान में दो पाली ना हो, ठीक है, उसके कर्णपीठ के मध्य के समान स्थान में वेदन करके वर्धन करना चाहिए। कहाँ वेदन करना है, कर्णपीठ के मध्य के समान भाग पे। ठीक, आगे देखो क्या है, यदि किसी मनुष्य की पाली ना हो तो शास्त्रज्ञ वैदिक कहाँ से वो जीवित मांस उठाएगा, गंड प्रदेश से, उसकी कपोलों से, उसके चीख वाले रीजन से जो है जीवित मांस उठाकर उसे संबंध रखते हुए मांस को लेकर कर्णपाली बनाएगा। ठीक है, इस तरह से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है। आगे देखो क्या है, अब हमने क्या करना है, ऑपरेशन करना है, तो उसको क्या करेंगे हम, शस्त्रकर्म से पहले क्या करते थे, लघु अन्न खिलाते थे, तो लघु भुक्तवंतम। ठीक है, उसको हल्का भोजन दिया, उसके बाद क्या है, छेदे वेदे लिखे वेदे, ये सारे हमने उपकरण जो है इकट्ठा कर लिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उसका देखना है, पहले तो हमें चेक करना है कि वात पित्त का इनमें से किसी से दूषित तो नहीं है उसका करण। ठीक है, तो क्या है, अगर वायु से दूषित उसका करण में रक्त है तो क्या करेंगे हम, कांजी से गर्म लेप करेंगे। तो क्या लिखा है, वात तत्र वात दुष्टि धान्य अम्लो उष्ण उदकाभ्याम। ठीक है, धान्य अम्ल जो है किसको कहते हैं, कांजी को कहते हैं। धान्य अम्लो उष्ण उदकाभ्याम, ठीक है, गर्म पानी और कांजी से उसका सेचन करेंगे। पित्त से दुष्ट है तो शीतो उदक पयोभ्याम। ठीक है, ठंडा पानी और दूध से हम सेचन करेंगे। ठीक है, श्लेष्म से दुष्ट अगर उसका जो रक्त है तो हम क्या करेंगे, सूरामंड और उष्णोदक से प्रक्षालन करेंगे। ठीक है, सूरामंड और उष्णोदक से गर्म जल से कान का प्रक्षालन करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन हमने यहाँ पे कह दी। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, कान को देखना है, ना ऊंचा हो ना नीचा हो। ठीक है, जहाँ पे संधान करना है वहां पे ब्लड वगैरह ना हो। ठीक है, वो प्रॉपर हमें देख कर फिर वहां पे क्या शहद घृत लगाना है, पीछू रुई क्लोथ उनसे डोरे से ढक लेना है और वहां पे बंद लगा देने हैं। ठीक है, बंद लगाने के बाद क्या बोला है, कपाल चूर्ण न क्रिया। ठीक है, कपाल चूर्ण जो है वो छिड़क देना है। ठीक, यहाँ पे ये सब हमें कहा है। ठीक है, प्रॉपर हमने बंद लगाया, घृत और इसका शहद का पीछू लगा के
कपाल चूर्ण छिड़का और उसको प्रॉपर आहार विहार जो हमने विवरणीय चैप्टर में पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको बोल दिया कि ऐसे तुम्हें रहना है। ठीक। 18 नंबर कोटेशन पे आते हैं तो वहां पे क्या कहा है, कर्ण का किसी के साथ विघटन, दिन में शयन, व्यायाम, अति भोजन, स्त्री संभोग, अग्नि सूर्यताप के अधिक भाषण, ठीक है, ये सब जो काम है हमें वर्जित कर देने हैं। तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही हमें, कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप से रेस्ट करनी है। ठीक। अभी क्या कह रहे हैं, अगर हमने संधान कर दिया और हमने दूषित रक्त वाले पे ही संधान कर दिया तो अब क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। तो देखो, वात दुष्ट रक्त के रक्त वाले कान पे हमने अगर संधान कर दिया तो रूढ़ो अपनी परिपुटवान, ठीक है, वो परिपोट हो जाएगा, वहां पे वो जो है छूट जाएगा अपनी जगह से और वो रूढ़ नहीं होगा। ठीक। नेक्स्ट, अगर रूढ़ हो भी गया तो भी वो फूट जाएगा, परिपुट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट जो है पित्त दुष्ट वाले कंडीशन में अगर हमने कर लिया तो क्या होगा, दाह होगा, पाक होगा, राग होगा, वेदना होगी, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है। श्लेष्म दुष्ट रक्त था उस कान में तो भी हमने संधान कर दिया तो स्तब्धता वहां हो जाएगी और खुजली वहां पे होगी, कंडुमान होगा। अंडरस्टूड सी चीजें हैं ये। ठीक है। वात दुष्ट वाला हमें सिर्फ याद रखना है, परिपोट वहां पे हो जाएगा। अभी क्या है, अतिरक्त प्रवृत्त हो रहा है तो क्या हो जाएगा वहां पे, शावर शोफ जो है हमारा कान जो संधान वाला पार्ट है वो हो जाएगा। ठीक है। श्याव शोफ माने इसको लिखा है। क्षीण अल्प मास वाला होगा। ठीक है। वहां पे क्षीण अल्प मास अगर रहा, हमने प्रॉपर उसका संधान नहीं किया तो क्या होगा, न वृद्धिमोपैथी। ठीक है। क्योंकि मास और जो है मास ही क्षीण है तो वृद्धि कैसे होगी, वृद्धि होगी नहीं। ठीक। तो ये सारी कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो क्या लिख रहे हैं 20 नंबर कोटेशन पे, यहाँ पे आम तैल से सेचन करना है। कितनी रात्रि तक, त्रिरात्रम, 3 रात्रि तक हमें आम तैल से परिसेचन करना है। और 3 रात पे हमें क्या करना है, पीचू प्रवर्तित, पीचू को परिवर्तित करना है। ठीक है। और हमें क्या देखना है कि उसका कलर जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है, त्वचा की सदृश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हमें इसमें वर्धनकों का भी उपयोग करने के लिए कहा है, किसमें, अगर हमने कर्णवेधन किया है तो। और कैसे कैसा, शनै शनैः अभिवर्धते। ठीक है। कर्ण वर्धनकों से उस छेद को, कर्ण वेदन वाले छेद को हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। ठीक है। कर्ण वेदन वाली बात यहाँ पे आ गई। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या हो जाएगा, सरम्भ, दाह, पाक, राग, वेदना। ठीक है। या फिर वो कान जो है जहां पे हमने संधान किया है वो फट जाएगा। ठीक है। यहाँ जहां पे हमने वेदन किया है वो फट जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे बोल दिए, आगे चलेंगे। हम्म। 24 नंबर कोटेशन पे क्या कह रहे हैं, शतावर अश्वगंधा काकोली। ठीक है। शतावरी अश्वगंधाभ्याम पैसे एरंड जीवने। ठीक है। एरंड के बीज और जीवने गण की औषधियां, इनके कल्क से क्या होगा, इनके कल्क को दूध के साथ क्या करेंगे, तिल तेल से पाक करेंगे और उसका अभ्यंग करेंगे। इससे क्या होगा, पाली की वृद्धि होगी। देखो कैसी हैं ये सारी औषधियां, थोड़ी सी वर्धन वाली हैं, जीवनी गण की औषधियां हैं, वृहण करेंगी, ये बढ़ाएंगी चीज को। ठीक। नेक्स्ट देखो क्या है, जो कान उक्त प्रकार से स्वेदन, स्नेहन, उद्वर्तन, अभ्यंग से नहीं बढ़ते। हमने सब कुछ कर लिया जो जो ऊपर बताई हमने चीजें, ठीक है, फिर भी नहीं बढ़े तो हम क्या करेंगे, अपांग प्रदेश में प्रच्छान करेंगे। ठीक है। उसके अपांग जो प्रदेश है वहां पे प्रच्छान करेंगे। ठीक। ये हमारा फेस है, चलो ये आंख हो गई। ठीक है। इसके लिप्स हो गए। अपांग प्रदेश पे प्रच्छान करेंगे। ठीक है। कर्ण के बाह्य प्रदेश में प्रच्छान नहीं करना है हमें, क्योंकि वहां क्या होती है, सिरादि मर्म होते हैं तो उसमें व्यापद हो सकता है। व्यापद में क्या क्या हो जाएगा, अंध, दृष्टि, नाशी, ये सब हो सकता है। ठीक है। तो हमें कहाँ करना है प्रच्छान, अपांग प्रदेश पे। कहाँ प्रच्छान करना है, अपांग प्रदेश पे। अगर हमारा सब कुछ करने पे भी कान जो है नहीं बढ़ता है तो। ठीक है। अगर हमने उसको जबरदस्ती बढ़ाने का प्रयास किया तो क्या हो जाएगा, पाली आम होने से शीघ्र ही शोथयुक्त होकर वहां से गिर जाएगी। ठीक है। अगर हमने जबरदस्ती बढ़ाया तो आम आम वाली कंडीशन वहां पे बनेगी और जो पाली है वो गिर जाएगी। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, पाली में अगर वात कुपित है तो क्या होगा, विस्फोट, स्पर्श, ज्ञान भाव और शोथ उत्पन्न हो जाएगा। पाली में अगर पित्त है, क्या लिखा है, विस्फोट, स्तब्ध, शोफ। ठीक है। पित्त अगर कुपित हुआ है तो दाह विस्फोट होगा। ठीक, पाक हो जाएगा। अगर कफ कुपित हुआ है तो कंडू, श्वेथु, स्तंभ, गुरुता यहाँ पे आ जाएगी। कॉमन सी चीजें हैं, इजिली मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट कर्णपाली के उपद्रव आते हैं। तो कर्णपाली के उपद्रव कितने हैं, 10 उपद्रव हैं। ठीक है। 10 उपद्रव कौन कौन से, उत्पाटक, उत्पुटक, शाक। ये तीन तो बहुत ज्यादा कंडुयुक्त हैं। ठीक है। पूछा जा सकता है कि अत्यंत कंडुयुक्त वाले कौन से हैं या फिर कौन सा इसमें से नहीं है। ठीक है। उत्पादक, उत्पुटक, शाप जो है अत्यंत कंडुयुक्त है। अवमंथक, सकंडु, ग्रंथिक, चंबुल, स्त्रावी, दाहवान, ये टोटल हो गए 10 पाली के उपद्रव। ठीक। अब इसकी ट्रीटमेंट कही है, अगर उपद्रव हो जाता है तो हमें कैसे इसका ट्रीट करना है। तो उत्पादक के लिए क्या कह रहे हैं,
यहाँ पे अपामार्ग, सर्जरस, पाटलाल, लकुच जो है इन्होंने यूज किया है, गर्म जल के साथ पीसकर इसका लेप लगा दिया है। ठीक है, उत्पुटक अगर हुआ तो शंपाक, शंपाक की जमलता, शिग्रु, पुतीक, गोधा, गोधा मेद। ठीक है, ये सारे सारे कैसे हैं? तीक्ष्ण है ये। ठीक है, इनको यूज कर रहे हैं। और क्या यूज कर रहे हैं? वराह, गव्य, मेणम, पित्तम। ठीक है, पित्त जो है वो तीक्ष्ण होता है किसी भी एनिमल का। और या फिर सर्पी जो है इन्होंने यूज किया है उत्पुटक में। ठीक है, उत्पुटक में कौन सी चीजें आ गई? थोड़ी तीक्ष्ण, ज्यादा ज्यादा जो तीक्ष्ण चीजें हैं वो आ गई। नेक्स्ट है श्याव, श्याव भी कंडुयुक्त था, तो इसमें किसका यूज किया है? गौरी, गौरी पर हरिद्रा, सुगंधा, सुगंध बाला। और क्या है? तंडुलियक का यहाँ पे, चौलाई का और अनंता का यूज यहाँ पे किया है। नेक्स्ट आते हैं सकंडुक पे, जिसमें खुजली ज्यादा है, वहां क्या यूज किया? पाठार, संजन, क्षौद्र, उष्णकांजिक का प्रयोग किया। ठीक है, क्या क्या यूज किया? पाठार, संजन, क्षौद्र और उष्णकांजिक का भी यूज सकंडुक वाली कंडीशन में किया है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अवमंथक उपद्रव में क्या किया है इन्होंने? अवसेचन किया है। और फिर क्या किया है? पौंडरिक, मधुक, समंगा, धव, इनका लेप किया है, या फिर इनसे पकाया हुआ तेल जो है लगाने के लिए कहा है। किसमें? अवमंथक में। नेक्स्ट जो है क्या कह रहे हैं? कंडू की शांति के लिए क्या करना है? खुजली के लिए क्या करना है? सहदेवा, विश्वदेवा, जा क्षीरम से सैंधवम, इनका यूज करना है। सहदेवी, विश्वदेवी, बकरी का दूध और सैंधव लवण, इनको पीसकर इसका लेप लगाना है। ठीक है, या फिर इसी से तेल लगाना है। यही बात सब जगह कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है ग्रंथि उपद्रव। अब यहाँ पे ग्रंथि बन गई है, तो ग्रंथि को या तो हम अवपाटन करेंगे, उसको चीरा लगा के निकाल देंगे। ठीक है, रक्त का विस्त्रावन करेंगे और बाद में क्या करेंगे? वहां सैंधव चूर्णाद घृष्टवा लेपम प्रदापित, इंपॉर्टेंट है। वहां पे फिर हमने सैंधव चूर्ण जो है वो घिस दिया, जल से पिष्ट करके लेप लगा दिया उसका। ठीक है, तो ये ग्रंथि में हम करेंगे, तो ग्रंथि को तो पहले रिमूव करना है और उसके बाद उस पर घर्षण करके लेप लगा देना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन आ रहा है? जम्बुल वाला उपद्रव आ रहा है। तो जम्बुल उपद्रव में क्या करना है? लेखन कर्म करना है। ठीक है, लेखन कर्म किया और चूर्ण से लोध्रस से। ठीक है, लोध्र चूर्ण का घर्षण किया, दुग्ध से प्रक्षालन इसमें हमने किया। ठीक है, और रक्त का विस्त्रावन भी हमने किया, किसमें? जम्बुल में। नेक्स्ट देखो स्त्रावी उपद्रव है, तो स्त्रावी में क्या करेंगे हम? मधुक पर्णी, मधुकश्च, मधुनाम, मधुकम, मधुनाम स। तो यहाँ पे ये हमने अच्छे से पढ़ा था इसको। ठीक है, म वाले मधुक, मधुक, मधु वाले। ठीक है, ये वाले सारे जो किस में आ रहे हैं? स्त्रावी उपद्रव में आ रहे हैं। क्या क्या है? मधुपर्णी, मधुकश्च, मधुकम, मधुनाम स। ये पहले पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन यहाँ से। तो इनका जो है हमें शहद के साथ पीसकर लेप किया है। नेक्स्ट देखो क्या है? पंचवल्कल और पंचवल्कल को मधु घृत के साथ पीसकर या फिर जीवनीय गण की औषधियों के को घृत के साथ पीसकर दाह युक्त प्रदेश पर लेप करने से वो शांत हो जाता है। ठीक है, पंचवल्कल और मधु ये सारे दाह शामक हैं ये, और जीवनीय गण का यूज उन्होंने कहा है सर्पी के साथ पीसकर लगा दो। ठीक, नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं? जैसे कान कट गया है वैसे ही शत्रु क्या काट सकता है? नाक भी काट सकता है। तो नाक को जोड़ने की विधि यहाँ पे बताई है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? छिन, जो नाक कटा हुआ है उसके बराबर क्या करेंगे? पेड़ का पत्ता लेंगे, उसके बराबर ही हम क्या करेंगे? कपोल से स्किन जो है थोड़ी निकाल कर उसके आगे के भाग पर हमने रखा था। यहाँ पे हमने क्या कहा? नासारंध्रों में 2 एरंडनाल प्रवेश करने के लिए कहा था। ठीक है, यही इसका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। उसके बाद हमने क्या करना है? लाल चंदन मुलेठी रसों का चूर्ण यहाँ पे छिड़क देना है। लाल चंदन मुलेठी रसों का चूर्ण यहाँ पे छिड़क देना है। पतंग यष्टि मधु कांचनेश्चे। ठीक है, ये यहाँ पे कहा है। और आगे क्या कहा है? तिलों के तेल से बार बार सेचन करना है। ठीक है, तिलों के तेल से बार बार यहाँ पे सेचन करना है। सीतेन तेल सिंचेद। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? पूर्व भोजन को ठीक से जीर्ण होने के बाद घृतपान भी उसको कराना है। स्निग्ध होने पर विरेचन कर्म कराना है। ठीक, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। वैसे ही सेम अगर किसी का क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है तो इसी के अकॉर्डिंग उसको भी जोड़ना है। वहां पे एरंडनाल यूज नहीं होगा क्योंकि वहां हमें कोई छिद्र नहीं बनाने हैं। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट हम एंटर करते हैं आम पक्वेशनी अध्याय पे। ठीक है, आम पक्वेशनी यहाँ पे क्या है? आम पक्वेशनी अब हम व्रण के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखो क्या है, क्या कह रही है? ये त्वचा मांस आदि धातुओं में होने वाले वातादि दोष का समूह जो शरीर के किसी एक देश में उत्पन्न होता है उसको शोफ बोलते हैं। ठीक है, तो शोफ के बारे में यहाँ पे चलेंगे हम आगे। देखो क्या क्या कह रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा? शोफ किस कारणों से उत्पन्न होता है? तो क्या क्या? वात, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपात और आगमतुज, इन 6 कारणों से उत्पन्न होता है शोफ। ठीक है, तो यहाँ पे 6 कारण बता दिए गए। तो 6 कारणों के यहाँ पे लक्षण यहाँ पे बताएंगे। तो लक्षण क्या है? वात शोफ में क्या मिलेगा? अरुण रहेगा, कृष्ण रहेगा, परुष रहेगा, मृदु,
मृदु थोड़ा डिफरेंट है, इसको याद रखेंगे। और अनवस्थित तोद, ठीक है, जो तोद है वो कैसा है, अनवस्थित है, ठीक है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो ये अनवस्थित तोद है। ये वातज शोफ के लिए लिखा है। नेक्स्ट जो है पित्तज शोफ के लिए, मतलब ये बाकी सब चीजें तो आप इजिली मार्क कर लोगे, अरुण कृष्ण परुष है, वातज वाले साइन है ये। पित्तज वाले में पित्तज वाले साइन मिलेंगे, देखो पीतो मृदु, मृदु तो पित्त वाला रहता है, लेकिन वातज वाला आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वातज वाला मृदु है, ठीक है, परुष भी है मृदु भी है। सरक्त है पित्त वाला, शीघ्र अनुसारी इसको कहा है, जल्दी फैल जाता है, ठीक है। वेदना विशेषा भवंती, ये सब कहा है इसके लिए। श्लेष्म शोफ के लिए क्या लिखा है, पांडु रहेगा, शुक्ल रहेगा, कठिन रहेगा, शीत स्निग्ध मंद अनुसारी, धीरे धीरे बढ़ेगा ये, कंडू करेगा, ठीक, ये सब चीजें हमारा श्लेष्म शोफ करेगा। फिर क्या लिखा है, सर्ववर्ण वेदना सन्निपातजा, सर्ववर्ण वेदना सन्निपातजा इसके लिए लिखा है। नेक्स्ट क्या लिखा है, पित्तवत शोणित, जैसा पित्त में सारे सिम्टम हैं वैसे ही किसमें आएंगे, शोणित वाले में मिलेंगे, लेकिन कैसा होगा, अति कृष्णश्च, ठीक है, अधिक काला जो है वो शोफ होगा, ठीक। पित्त रक्त लक्षण आगंतुक लोहित अवभाषिष्ट, पित्त और रक्त के मिलित लक्षण जो हैं वो किसमें मिलेंगे, आगंतुक शोफ में मिलेंगे, लेकिन उसकी अवभाषा कैसी होगी, लोहित अवभाषा, उसको रेडिश रेडिश कलर का बोला हुआ है, ठीक। नेक्स्ट जो है हम चलेंगे इसके आगे, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब हमारे पास बात आती है आम शोफ, पश्चिमान शोफ और पक्को शोफ के बारे में हम पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, आम शुभ के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं, तो आम शुभ के लिए क्या कहा है, मंदोष्मता उसमें मिलेगी, ठीक है, मंदोष्मा उसमें मिलेगी, त्वक सवर्णता मिलेगी, शीत शोफता मिलेगी, ठीक है, त्वक सवर्णता शीत शोफ जो है ये आम वाला रहेगा, स्थिर रहेगा, मंद वेदना होगी, अल्प शोफता होगी। अभी शोफ जो है वो प्रॉपर पका नहीं है, ठीक है, आम वाली कंडीशन में प्रॉपर वो पका नहीं है, बिल्कुल अभी कम कंडीशन में है अपनी। तो अभी हमें क्या मिलेगा, मंदुष्मता, उष्मा भी प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है, स्किन की तरह ही अभी रहा होगा, हम इजिली आइडेंटिफाई अभी नहीं कर सकते, ठीक है। शीत शोफता, शोफ जो है वो उसमें उष्णता भी नहीं आई है, अभी स्थैर्य रहेगा, मंद वेदना रहेगी और अल्प शोफता रहेगी, ठीक। नेक्स्ट जो है हमारा कौन सा है, पच्चवान शोफ, क्या लिखा है इसके लिए, सूची भी दो, अब थोड़ा सा पकने, पक्व से अपक्व से पक्व के बीच में है, ठीक है। इस कंडीशन में जो है हमारे पास ज्यादा पेनफुल ये कंडीशन है, तो इसमें काफी सारे सिम्टम पेन को ही डिस्क्राइब करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है, सूची भी देते, सुई की तरह क्या है, लगेगा उसको कि सुइयां चुभ रही हैं, दृश्यते पिपलिका, चींटियां काट रही हैं जैसे, ठीक। छिद्यते विशस्त्र, शस्त्र जैसे छेदन कर रहे हैं शस्त्र से, भिद्यते शक्ति भी, ठीक है, जोर जोर से उसको भेदन कर रहे हैं, उसको मसल रहे हैं, ताड़ते दंडे में, डंडे से मार रहे हैं, पीड़िते पानी नाम, हाथों से मसल रहे हैं, घटते चंगुलियां, ठीक है, अंगुलियों से क्या कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, दहेते पच्चते अग्निक्षाराभ्याम, अग्निक्षार की तरह उसका दहन पाचन कर रहे हैं, ओष शोष पैदाश भ्रंति, तो ये सारे सिम्टम ओष शोष पैदाह किसमें मिल रहे हैं हमें, पश्चिमान शोफ पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब आगे इसको और भी डिस्क्राइब किया है, इसकी पेन को बड़ा स्पेसिफिक डिस्क्राइब किया है, वृश्चिक विद्धि इवच, ठीक है, कैसा, बिच्छू के काटने के जैसे इंटेंस जो है बर्निंग सेंसेशन जो होती है बिच्छू के काटने पे, वैसा यहाँ पे पश्चिमान शोफ पे बता रहे हैं। स्थान आसन शयनेशु न शांति मुपैति, किसी भी कंडीशन में कैसा है, उसको शांति नहीं मिल रही है, बैठने पे उठने पे, ठीक है, सोने पे, कैसे भी उसको शांति नहीं मिल रही है। आदमात बस्ती रिवात तश, ठीक है, आदमात बस्ती भी फूली हुई मशक की तरह, बस्ती की तरह वो शोथ हो जाता है। तो वैवर्ण्य इस यहाँ पे अब आ जाएगी, शोफ की भी अभी वृद्धि हो जाएगी, ज्वर होगा, दाह होगा, पिपासा होगा, ठीक है, ज्वर दाह पिपासा ये वाली कंडीशन भी अभी मिलेंगे। और भक्त अरुचि, अब उसको खाने का भी मन नहीं करेगा, इतनी पेन हो रही है, मन ऑब्वियसली नहीं करेगा, ठीक। आगे आते हैं, पक्को शोफ के बारे में बात किया, तो पक्को शोफ के लिए क्या लिख रहे हैं, अब पक गया वो, तो जो उसकी पेन, इंटेंस पेन थी पच्चमान वाली, वो अब थोड़ी शांत हो गई, ठीक है, वेदना अब शांति। अब कलर कैसा हो गया, पांडु हो गया है, शोफ भी क्या है, थोड़ा कम हो गया, अल्प शोफ था। अब शोफ कम हुआ है तो उसमें क्या होगी, झुर्रियां पड़ेगी, हल्ली प्रादुर्भावश्च, त्वक परिपुटन, ठीक है, त्वचा जो है स्किन थोड़ी सी फट जाएगी। निम्न दर्शनम अंगुलियाम अपीड़ित, अब दबाओगे उंगली से तो क्या है, उसमें वहां पे गड्ढा बन जाएगा, ठीक है, दबाने पे गड्ढा बन जाएगा। और क्या है, प्रत्युत्पन्न वस्तावीर उदक, उदक शरणम पुय से, जो पुए है उसके अंदर वो कैसे है, इधर उधर घूमेगा, ठीक है।
एक तरफ दबाएंगे तो दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक। और क्या है, मुंह मुंह तोड़ होगा, बार बार उसको पेन होगा, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूअस नहीं है, अभी अभी बार बार उसको पेन हो रहा है। कंदूर है, उन्नता है, व्याधि उपद्रव, उपद्रव की थोड़ी शांति हुई है। जो पहले हमारे पास इतने खतरनाक सिम्टम थे उससे थोड़ी अब उसको शांति मिली है, ठीक है। और भक्त अभिकांक्षा, अब उसकी भूख भी, भूख जो है वो आ गई उसके, वापस उसको खाना खाने का मन करेगा, ठीक है। ये सारी कंडीशन यहाँ पे हो गई, ठीक। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सी बात कहते हैं कि कई बार क्या है, हमारा जो कफज शोफ है अगर वो पक्व हो गया, कफज शोफ है वो पक्व हो गया, तो भी उसमें हमें कंडीशन कैसी मिलती है, अपक्व जैसी मिलती हैं। तो हम वैद्य जो है मुंह को प्राप्त कर सकता है। तो क्या क्या कंडीशन मिलेंगी, देखो, त्वक सवर्णता, ये हमारी अपक्व वाले में रहती है। शीत शोफता अपक्व वाले में रहती है। स्थौल्य मिलेगा, अल्प ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। और अश्मवच्च घनता, ये इंपॉर्टेंट है, अश्मवच्च घनता, घनता कैसी रहेगी, अश्म पत्थर की तरह रहेगी। तो सारे कैसे लग रहे हैं, अपक्व वाले लग रहे हैं, बट ये है क्या, ये है हमारा कफल शोफ, ठीक। तो इसमें मोह प्राप्त नहीं करना है, तो उसको अपने पहले क्या देखना है, दोष देखने हैं, ठीक है। उसके बाद उसको देखना है कि उसमें क्या सिम्टम है, ठीक। तो ये सारी चीजें हमें बोली यहाँ पे आचार्य ने। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, तस्कर वृत्ति का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, ये रेफरेंस पूछा जाता है। तस्कर वृत्ति कौन होते हैं, जो नहीं जानते हैं, आम, विपच्यमान और सम्यक, या फिर पक्को, जो हमारे पास शोफ की जो तीन अवस्था है, आम, विपच्यमान, पक्को, इन अवस्थाओं को जो नहीं जानते हैं वो क्या है, वो तस्कर हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, आम बच्चे मानव जब सम्यक सम्यक पक्वान यो भिषक, ठीक है। जो इन तीन अवस्थाओं को जानता है वो भिषक है। जानिया सब वेद वैद्य, जो इनको जानता है वो वैद्य है। शेषा तस्कर वित्त, बाकी सब चोर हैं, ठीक है, तस्कर वृत्ति है, ठीक। अब इंपॉर्टेंट एक कोटेशन आ रहा है, बात आदृति नास्ती रुजा, बिना बात के क्या नहीं है, रुजा नहीं है। ना पाका पित्ता देते, ठीक है। पाक किसके बगैर नहीं है, पित्त के बगैर नहीं है। नास्ति कपाच पूयम, पूय किसके बगैर नहीं है, कफ के बगैर पूय नहीं है, ठीक है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ये रेफरेंस यहाँ का है। बात के बिना क्या नहीं है, रुजा नहीं है। पित्त के बिना क्या नहीं है, पाक नहीं है। और कफ के बिना क्या नहीं है, पूय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आम शोध था, ठीक है, और आपने कर दिया छेदन, तो अब क्या होगा, मांस रस स्नायु अस्थि संधि, ये इनका नाश हो जाएगा। और वहां पे क्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, क्षत विद्रधि उत्पन्न हो जाएगी। बहुत सारी पेन होगी उस बंदे को और क्षत विद्रधि हो जाएगी आम शोध का छेदन करने पर, ठीक। और पक्को शोफ को अगर आपने छोड़ दिया है, अपक्को समझ के छोड़ दिया पक्को शोफ को, और वो लंबे टाइम तक पड़ा रहेगा, अब उसको रास्ता तो चाहिए, कहीं ना कहीं से वो बाहर निकलेगा। तो आश्रयभूत स्थान जहां से भी उसको जगह मिलेगी वहां पे क्या करेगा, गहरा बड़ा गड्ढा करके, वो नाड़ी करके, नाड़ी बना के निकल जाएगा। तो पक्को को अगर छोड़ दिया आपने तो बन जाएगी नाड़ी। अगर आपने आम को अगर काट दिया तो क्या हो जाएगा, क्षत विद्रधि उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। और शोध कैसा हो जाएगा हमारा, नाड़ी अगर बन गई तो कृच साध्य और असाध्य हो जाते हैं ये, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। अब पक्को को काटा तो क्षत विद्रधि, ठीक है। और पक्को को छोड़ दिया तो नाड़ी बन जाएगी, खुद ही निकल जाएगा ना, वो एक चैनल बना देगा तो नाड़ी बनाएगा वहां पे, ठीक है, याद रहेगा। अब जो बंदा ऐसी अवस्था को, ऐसी अवस्था में चीरा लगाता है, आमवत शोफ में उसको चीरा लगा दिया, पक्का अवस्था की उपेक्षा कर दी, इस बंदे को क्या कहते हैं, श्वापच, क्या कहते हैं, श्वपच, ठीक है, श्वपच कहते हैं, विच इज चंडाल, ठीक है। चंडाल की तरह वो आपके प्राणों को हर लेता है, ठीक। आगे आएंगे, क्या कह रहे हैं, अब इस बंदे का हमने करना है शस्त्र कर्म, हमने उसका क्या है, पक्को या पक्को जो उसका शोफ है उसको हमें हटाना है। अब क्या करेंगे, हम पहले रोगी को भोजन खिलाएंगे प्रॉपर हित कर, ठीक है। कैसा भोजन देते हैं हम शस्त्रकर्म से पूर्व, लघु अन्न देते हैं, पीछे भी पढ़ के आए अभी हम। या तो अगर वो मद्य पीता है उसको तीक्ष्ण मद्य दे दो ताकि उसका पेन जो है वो कम हो जाए, ठीक। मूर्छा को प्राप्त नहीं करना चाहिए बंदा, ठीक है। अब उसके क्यों, यहाँ पे बहुत सारी चीजें कही हैं, और क्या कहा है, प्राणो है अभ्यंतरो निर्णाम बाह्य प्राण गुणान्विता, जो है उसको भोजन वोजन खिलाया हमने। क्या कह रहे हैं, क्यों खिलाया, मनुष्य का जो भीतरी प्राण है वो बाह्य प्राण के गुणों के साथ मिलकर पंच भौतिक शरीर का निर्विरोध धारण करता है। मतलब क्या कह रहे हैं, भीतरी प्राण जो उसका बॉडी है वो बाह्य प्राण, यानी कि जो हम फूड हम खा रहे हैं उसके साथ मिलकर क्या है, उसका पंच भौतिक शरीर को जो है वो धारण करेंगे, ठीक। यहाँ पे ये बात कही है। आगे चलेंगे, आगे क्या कहते हैं, जो भी हमने शोफ में आलेपन आदि क्रिया बिना बढ़कर पाक को प्राप्त होता है। मतलब कोई भी छोटा शोफ है चाहे बड़ा शोफ है, अगर हमने ये क्रियाएं नहीं की, आलेपन आदि क्रियाएं, तो वो पक को हो जाएगा, ठीक है। ये शोफ जो है वो पक जाएगा, और जब वो पक जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, विशाल मूल वाला हो जाएगा, विषम हो जाएगा, विदग्ध हो जाएगा,
और दोष जो है वहां पे अंदर डीप सीटेड हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, वो कृत साध्य हो जाएगा। तो यही सब बातें यहाँ पे कह रहे हैं। अब सीधा आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट पे। तो क्या है यहाँ पे, वृणशोभ के 7 उपक्रम दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वृणशोभ के 7 उपक्रम दिए हैं, तो ये सीक्वेंस में है, इस पे लिखा ही है दूसरे नंबर पे कौन सा करना है, तीसरे नंबर पे कौन सा करना है, सीक्वेंस में है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई निमोनिक आपने बनाया है तो उसको अच्छे से याद रखो, उसके अकॉर्डिंग श्लोक अगर याद किया है तो बहुत अच्छी बात है। क्या लिखा है, आदो विमलापन कुर्यात। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, विमलापन करना है। द्वितीय अवसेचनम, दूसरे नंबर पे अवसेचन आ गया। तृतीय उपनाहम, तीसरे नंबर पे उपनाह आ गया। चतुर्थी पाटन क्रिया, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या आ गया, पाटन क्रिया आ गई। ठीक है, पाटन क्रिया आ गई, चार और पाटन एक जैसा दिख रहा है। पंचमी शोधनम कुर्याति के 5वें नंबर पे करेंगे हम शोधन। षष्ठी रोपणम, छठे नंबर पे रोपण करेंगे। और 7वें नंबर पे क्या करेंगे, वैकृता। हम कोई अगर उसमें विकृति आ गई है तो उस विकृति को हम दूर करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखेंगे। आदो विमलापनम कुर्यात्, सबसे पहले विमलापन, द्वितीय अवसेचनम, तृतीय उपनाहम, चतुर्थी पाटन क्रिया, पंचम शोधनम, षष्टम रोपणम इष्यते और सप्तम वैकृतम अपह। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करेंगे। इसमें क्या है हमारे पास, व्रण आलेप बंध विधि अध्याय है। क्या है ये, व्रण आलेप बंध विधि अध्याय है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में, अभी हमने व्रण ऊपर बनाया, ठीक है, अभी हम आलेप और बंधन के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो क्या लिखा है, आलेप आद्य उपक्रम। सबसे पहला उपक्रम क्या है हमारे सारे शोफों में, पहले तो हम आलेप लगाते हैं। ठीक है, एश सर्व शोफ सामान्य, ये सभी शोफों में सामान्य है। और प्रधान तमश, क्या कहा है इसको, प्रधान तम है। ये कौन है, आलेप है, प्रधान तम है, ये आलेप है। ठीक है, ततो बंध प्रधानम। ठीक है, इसमें अब क्या प्रधान है, बंध प्रधान है। क्या प्रधान है, बंध प्रधान है। इसके बाद क्यों, ये बंधन क्या करता है, बैंडेजिंग क्या करती है, उस जगह की शुद्धि रखती है, उसको क्लीन रखती है, व्रण रोपण में हेल्प करती है और अस्थि संधि स्थिरता बनाए रखती है। ठीक, ये रीजन भी बता दिया है यहाँ पे, 2018 में क्वेश्चन आया था कहीं पे। 4th नंबर पे देखो क्या कह रहे हैं, आलेप को किस डायरेक्शन में लगाते हैं, प्रतिलोम, यानी कि बालों के रुख के विरुद्ध लगाना चाहिए। बाल अगर हमारे इस डायरेक्शन में है, नीचे वाले डायरेक्शन में है, तो हमें ऊपर की तरफ आलेप लगाना है। ठीक, आगे चलेंगे। व्रणशोफ में पीड़न अगर कार्य करना है, अगर हमें कंप्रेस करना है उस व्रणशोफ को, तो हमें उसको सुखाना है। अदरवाइज बाकी जगह पे हम आलेप को सूखने नहीं देते हैं। ठीक है, आलेप के भेद हमने यहाँ देखे थे कि 10 कहे हैं। ठीक है, किसने कहे हैं, अष्टांग संग्रह ने कहे हैं। उसके बाद आलेप में भी 3 टाइप उन्होंने कहे, कैसे कैसे, प्रलेप, प्रदेय और आलेप। प्रलेप, प्रदेय, आलेप, ये 3 टाइप जो हैं वो किसमें कहे हैं, ये 3 टाइप कहे हैं आलेप है। ठीक है, इसमें क्या कहा इन्होंने, जो प्रलेप है वो कैसा है, शीत है, तनु है, विशोषी अविशोषी है। ठीक है, शीत तनु विशोषी अविशोषी विशोषी जो है ये हमारा क्या है, प्रलेप है। और प्रदेय के लिए क्या कहा, प्रलेप है उष्ण या शीत भी हो सकता है। ठीक है, शीत और उष्ण दोनों हो सकता है। सिर्फ ठंडा ठंडा हमारा क्या है, प्रलेप है। ठीक है, शीत और उष्ण दोनों हो सकता है, ये प्रदेय है। बहल है ये, ठीक है, मोटा इसको लगाते हैं, अबहु लगाएंगे और विशोषी ये रहेगा। ठीक है, इसके बीच वाला जो है वो आलेप कहा है, मध्यमो अत्र आलेप। ठीक है, इसके बीच वाला आलेप कहा है। हमने वहां लेक्चर के टाइम पे पढ़ा था कि वाग्भट ने प्रलेप और लेप प्रदेही के जो लक्षण हैं वो अपोजिट कर दिए हैं, उल्टे कर दिए हैं। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, आलेप के लिए क्या कहा है, रक्त पित्त प्रसाद करता आलेप। ठीक है, क्या करता है, रक्त पित्त का प्रसादन करता है आलेप। नेक्स्ट देखो, प्रदेह के लिए क्या लिखा है, प्रदेह जो है वो वात श्लेष्म प्रशमन करेगा। करेगा वात श्लेष्म प्रशमन, क्योंकि उष्ण भी तो है ये। ठीक है, वात श्लेष्म प्रशमन करेगा, संधान करेगा, रोपण करेगा, शोधन करेगा। शोफ वेदना भस्य इसको बोला है, इसमें क्षत और अक्षत में इसको यूज कर सकते हैं। प्रदेह के बारे में सारी कहानी चल रही है अभी। अगर हमने इसको क्षत में यूज किया तो इसको क्या बोलेंगे, कल्क संज्ञा इसको देंगे। क्षत में जहां पे वुंड है वहां पे यूज कर रहे हैं तो कल्क संज्ञा बोले उसको, या फिर इसको निरुद्धालेप भी कहते हैं, निरुद्धालेपन भी कहते हैं। ठीक है, क्या करता है ये, स्राव संनिरोध करता है, मृदुता लाता है और पूती मास का अपकर्षण करेगा, पूती मास को निकालेगा। और अंतर दोषता व्रण शुद्धि, ठीक है, अंदर जो दोष हैं वो सब हटाकर व्रण की शुद्धि करेगा। ये है प्रदेह के बारे में। आगे क्या कह रहे हैं, अविदग्धेषु शोफेषु हितम आलेपम। ठीक है, जो शोफ कैसा है, अविदग्ध शोफ है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, क्या हितकर है हमारे लिए, आलेप हितकर है। अविदग्ध शोफ की अवस्था में आलेपन जो है वो हितकर कहा है। यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, मर्म देशेषु ये रोगा गुह्येषु तथा निर्णाम। ठीक है, मर्म स्थान है, गुह्य स्थान है।
ठीक है, इनमें जो रोग हो जा रहे हैं उसमें क्या करना है, हमें आलेपन करना है। ठीक है, और कर्म तो हम नहीं कर सकते मर्म देश पे, ठीक है, गुह्य स्थानों पे हम और कर्म नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम आलेप कर सकते हैं। तो मर्म देश पे और गुह्य स्थानों पे हम आलेपन कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है आगे, संशोधनाय तेषाम कुर्याद आलेपनम विशद। आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक रेशो दिया है, षड पैंतीस स्नेहम। अगर हमें स्नेह डालना है तो हमें पित्त में कितना, पित्तज कंडीशन में कितना डालना है, 1/6 पार्ट डालना है। चतुर्भागम वातान, ठीक है, 1/4 पार्ट जो है हमें किसमें डालना है, वातज कंडीशन में हमें स्नेह डालना है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें हो गया, वातज में हो गया, ये वाला 1/6 पित्तज में, और कफज में कितना रहेगा, अष्टभागम। तो कफज 1/8 पार्ट जो है वो कफज के लिए कहा है, अगर हमें उसमें स्नेह डालना है तो। ठीक है, अब इसकी मोटाई के बारे में बात कही है। अब आपने आलेप तो लगा दिया, पर कितना मोटा लगाना है, आद्र महिष चर्मोत्सेधम उपदिश्यति। ठीक है, आद्र महिष चर्म, भैंस का जो मोटा चमड़ा, गीला चमड़ा होता है, ठीक है, नॉट ड्राई, गीला चमड़ा जो होता है उसके बराबर जो है इन्होंने लगाने के लिए आलेप को कहा है। ठीक है, आद्र टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, चरक क्या कहते हैं, त्रिभाग अंगुष्ठ मात्रम स्यात् प्रलेप। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, अंगूठे की थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट के बराबर जो है आपको आलेप लगाना है। ठीक, नेक्स्ट देखो, न चा आलेपम रात्रम प्रयुंजित। ठीक है, आलेप को जो है वो रात्रि में यूज नहीं करना है। और भी यहाँ पे कंडीशन बताइए कहाँ कहाँ यूज नहीं करना है, वो आप जानते होंगे, आपको अच्छे से पता होगा। अच्छा, ये हमने शारंगधर और वाग्भट का देखा था। शारंगधर में क्या कहा था, वर्ण्य लेप को कितना लगाना है, आधा अंगुल मोटा लगाना है, विष्खन को 1/3 अंगुल मोटा लगाना है, और दोषनाशक को 1/4 अंगुल मोटा लगाना है। रूल्स क्या थे आलेप के, रात्रि में नहीं लगाना है, दिन में अगर लगाएंगे तो किस किस कंडीशन में हितकर है, पित्त रक्त विष अभिघात की कंडीशन में हितकर है। पर्यूषित जो है पुराना, उसको नहीं लगाना है, एक के ऊपर एक नहीं लगाना है। ठीक है, इसके आगे अब हम चलेंगे, आगे क्या है यहाँ पे बताया है 14 बंद विशेष के बारे में, है ना, बैंडेजिंग के बारे में बताया, कितनी है, 14 है, एक तो नंबर यहाँ पे आ गया। दूसरी बात ये है कि 15 किसने बताई है, वाग्भट जी ने बताई है। कौन सा एक्स्ट्रा उन्होंने बताया है, उत्संग बताया है, उत्संग बंद बताया है। ठीक है, कहाँ लगता है, वो बाजू पे लगता है उत्संगी बंद, और वो उनकी देन है। ठीक है, उनका स्पेशलिटी है वो। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे हम बंद फटाफट देखेंगे। तो कोश बंद हम कहाँ लगा रहे थे, अंगुष्ठ अंगुली पर वसु विद्यात, अंगुष्ठ और उंगली के पर्वों पे हम क्या लगा रहे थे, कोश बंद लगा रहे थे। दाम संबाधे अंगे, ठीक है, दाम संबाधे अंगे, दाम किसका लेंगे, संबाधे अंगे, ठीक है, दाम संबाधे अंगे। और हमारा स्वस्तिक कहाँ था, स्वस्तिक कहाँ था हमारा, स्वस्तिक बंद कहाँ था, संधियों पे, कुर्चक पे, भ्रू पे, स्तनांतर पे, और अंतर तल करनेशु पे। ठीक है, तो याद रहेगा, संधि कुर्चक भ्रू स्तनांतर तल करनेशु। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा कौन सा था, स्वस्तिक बंद था, ऐसे बंद करके उसको फिर से बांध के रिवर्स करके वो लगाना है। अनुवेलित किसमें लगाते हैं, बेल जैसे किसमें बनाएंगे, शाखाओं पे बनाएंगे, शाखाओं पे बेल लिपटी होती है। ग्रीवा और मेढर पे कैसा बंद रहेगा, प्रतोली, ग्रीवा और मेढर पे कैसा बंद रहेगा, प्रतोली। नेक्स्ट, वृत्त अंगों पे, गोल गोल जो हमारे अंग है उस पे मंडल लगाना है। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अंगुष्ठ अंगुली मेढ्राग्रेशु, इस पे स्थगिका लगाना है। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है, अंगुष्ठ उंगली और मेढ्र के आगे वाले पार्ट में हमें स्थगिका बंध लगाना है। नेक्स्ट देखो, यमलियो वर्णम यमकम। ठीक है, यमल वर्ण है, जहाँ पे दो वर्ण मिल रहे हैं वहां पे हमें यमक बंध लगाना है। ठीक है, दो वर्ण जहाँ मिल रहे हैं वहां हमें यमक बंध लगाना है। हनी सिंह के गाने खट्टे किसमें, खटवा, खटवा बंध हमने ये याद किया था यहाँ पे, हनु शंख गंडेशु, हनु शंख गंडेशु। अपांग में कौन सा लगाते हैं, चीन। ठीक है, अपांग को खींचेगा तो चाइनीज जैसी आंखें बनेगी, अपांग चीनम। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट जो है फिर क्या है, विबंध। विबंध बंद किसमें है, पृष्ठ और उदर में, पृष्ठ और उदर में विबंध बंद लगाते हैं, पृष्ठ और उदर में विबंध बंद लगाते हैं। ठीक है, पृष्ठ और उदर में विबंध बंद, पृष्ठ उदर में विबंध बंद लगाते हैं। नेक्स्ट, मूर्धानी, मूर्धानी वितानम। ठीक है, वितानी टोपी करके हमने याद किया था, कहाँ लगता है वितान बंद, मूर्धा पे लगता है। गोफना बंद, गोफना बंद जो है गाय से रिलेट करेंगे, क्या क्या है उसके पास, चिबुक, नासा, ओष्ठ, बस्तीशु। ठीक है, सुसु बहुत करती है बस्ती, उसका गौमूत्र यूज करते हैं तो बस्ती भी याद रखेंगे। तो गोफना बंद कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, चिबुक पे, नासा पे, ओष्ठ पे, बस्तीशु पे। ठीक है, बस्ती पे लगा रहे हैं। पंचांगी बंद कहाँ लगाते हैं, जत्रु ऊर्ध्व। ठीक है, गले से ऊपर, ये जत्रु के ऊपर, हमारे क्लेविकल से ऊपर जो भी पार्ट है उसमें कौन सा बंद लगता है, पंचांगी बंद लगता है। ठीक है, तो यही बात इन्होंने नेक्स्ट पेज पे कही है। लास्ट में उत्संगी बंद जो वाग्भट का दिया है, कहाँ लगाते हैं उसको, बाहु पे। ठीक,
अब यंत्रणा की बात की है, जो बंधन लगाने के बाद उसकी गांठ जो है वो कहाँ कहाँ को हम लगा सकते हैं। ऊर्ध्व अधति रेख, ठीक है, दो तरह से लग सकती है। ऊपर की तरफ को नॉट लगाई, नीचे की तरफ को नॉट लगाई, अतिरेक नॉट लगाई। ठीक, आगे आएंगे। हम्म अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं विकेशिका की। ठीक है, विकेशिका क्या है? वर्ती है, वर्ती को बोल रहे हैं। तो जो वर्ती हम बाद में रखेंगे व्रण पे, कैसी होनी चाहिए वो? ना अधिक स्निग्ध होनी चाहिए, ना अधिक रुक्ष होनी चाहिए, ना विषम होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो अति स्निग्ध होगी तो अति स्नेहत क्लेद करेगी, कीचड़ बना देगी वहां। अति रुक्ष हुई तो छेदन कर देगी, वो ड्राई होगी तो वो घिसेगी, छेदन कर देगी। और क्या है? दुर्न्यासाद व्रणम अवघर्षणमिति। अगर प्रॉपर आपने नहीं रखी है, विषम रखी है, तो व्रण मार्ग पे क्या करेगी? घर्षण कर देगी। ठीक, याद रहेगा। अधिक स्नेह वाली होगी तो क्लेद करेगी, रोक्ष होगी तो छेद करेगी, और विषम होगी तो घर्षण करेगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन सी वाली है? वर्ण के आयतन यहाँ कहे हैं गाढ़, सम और शिथिल। जो है हम बंध विशेषता से कि हम कैसा बंधन लगाएंगे, या तो गाढ़ होगा, बहुत टाइट होगा, या तो सम होगा, या तो शिथिल होगा। ठीक है, अब गाढ़ और सम का पता कैसे लगाना है? दबाने पे जो पीड़ा नहीं करेगा वो गाढ़ है। ठीक है, बंध रोगी के सांस लेने पे हिले तो वो शिथिल है। ठीक है, उसके बीच वाला जो है वो सम है। तो इसको हमने कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सा बंध लगाना है याद किया था। सबसे पहले शिथिल वाला देखो, शिथिल कहाँ लगाते हैं हम? जहाँ पे मूवमेंट है, संधियों पे लगाएंगे, और अक्षी पे है ना, आंखें खोलते बंद करते हैं, तो वहां पे हम कौन सा बंध लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे हम शिथिल बंध। ठीक है, संबंध जो है हमारा शाखा, वदन, कर्ण, कंठ, मेढ, मुष्क, पृष्ठ, पार्व, उदरेशु। ठीक है, हमें याद क्या करने हैं? हमें दो याद करने हैं। हमने शिथिल याद कर लिया, इजी वाला। ठीक है, और सुगाढ़ जो है हम याद करेंगे। उसमें हमने क्या निमोनिक याद किया था? उर्वशी की कक्षा कुक्षिश और स्पिक गाढ़ है। ठीक है, उर्वशी की कक्षा कुक्षिश स्पिक गाढ़ है। तो ऊ से जो है हमारा उरु आया था। ठीक है, ऊ से हमारा उरु आया था, व से हमारा वंशन आया था, शी से हमारा शिर आया था। कुक्षी, कक्षा और स्फिक। ठीक है, तो ये सारा जो है हमारा निकल आएगा निमोनिक से। ठीक है, उर्वशी, कुक्षी, कक्षा, स्फिक गाढ़ है, तो यहाँ पे हमें सुगाढ़ बंध लगाना है। ठीक है, अक्षी और संधि पे शिथिल बंध, बाकी सब किसमें आ गया? संबंध में आ गया। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पैतिक व्रण है, उनमें संबंध लगाना है, तो वहां पे हम कैसे लगाते हैं? शिथिल बंध लगाते हैं, पित्तज अगर कंडीशन है तो। ठीक है, जहां शिथिल लगाना है उस स्थान को हम खुला छोड़ देंगे। ठीक है, सेम हम रक्त दुष्टि के लिए करेंगे। और कफज और वातज दुष्टि के लिए हम क्या करते थे? जहां शिथिल बंध लगाना होता था वहां हम सम बंध लगाते थे, और जहां सम लगाना होता था वहां गाढ़ बंध लगाते थे, और जहां गाढ़ बंध लगाना होता था वहां अत्यंत गाढ़ बंध लगा रहे थे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? पित्त दुष्टि है, पित्त दुष्टि में अगर पित्त दुष्ट व्रण है तो हम शरद और ग्रीष्म ऋतु में दिन में 2 बार सुबह शाम बंध जो है वो बांधेंगे। ठीक है, शरद और ग्रीष्म कैसी है? उष्ण ऋतु है, तो पित्त की ज्यादा दुष्टि यहाँ पे होगी, तो सुबह शाम 2 टाइम हम उसके बंध जो है वो खोलेंगे। ठीक है, सेम हम रक्त दुष्टि में करेंगे। पर अगर कफज दुष्टि है और जो है हमारे पास क्या है? कफज और वातज दृष्टि है, और टाइम है ठंडे वाला, शीत हेमंत ऋतु है, बसंत ऋतु है, तो इसमें हम थर्ड डे पे बंधन खोलेंगे। ठीक है, रोज रोज खोलने की जरूरत नहीं है, तो हम तीसरे दिन बंध को खोलेंगे। ठीक, पित्तज दृष्टि में हम दिन में 2 बार कर रहे हैं, और कफज और वातज दृष्टि में हम थर्ड डे पे बंध खोल रहे हैं। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? सम और शिथिल बंध बांधने की जगह गाढ़ बंध बांध दिया जाए तो क्या होगा? जो वर्ती है वो कैसी हो जाएगी? औषध जो है वो निरर्थक हो जाएगी, और वहां पे क्या हो जाएगा? शोक और वेदना हो जाएगी। और गाढ़ और सम की जगह अगर शिथिल बांध दिया तो भी क्या है? वो इधर उधर हिलती रहेगी, हिलेगी तो मार्ग में घर्षण होगा। ठीक, समझ आ गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो है आगे चल रहे हैं। आगे क्या लिखा है? बंधन अनुकूल बांधा जाना चाहिए। अगर हमने प्रॉपर बंध बांधा है तो कैसा होगा? वेदना उपशांति, जो वेदना है वो क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। अस्तिक प्रसादो, रक्त की जो शुद्धि हो जाएगी। मार्दव, वहां पे मृदुता उस जगह पे आएगी। तो ये 3 जो है ये अगर हमने प्रॉपर बंध बांधा तो ये सब कंडीशंस हमें मिलेंगी। वेदना उपशांति मिलेगी, अस्तिक प्रसाद मिलेगा, और मार्दव जो है वो मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? अगर हमने प्रॉपर बंध बांधा है तो उसका क्या फायदा है? सुखम गणेशेति, आराम से वो सोएगा। सुखम गच्छति तिष्ठति, आराम से चलेगा फिरेगा। सुखम शय्या आसन स्थिर, ठीक है, आराम से बैठेगा। क्षिप्रम सनुभूति ऋण, और व्रण जो है वो जल्दी भरेगा। ठीक, अबंध्या, अब किसमें बंध नहीं बांधना है उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या लिखा है? पित्त रक्त अभिघात विष निमित्ता यदा च। ठीक है, पित्त रक्त का पित्तज और रक्तज, पित्तज और रक्तज दुष्टि है, अभिघात है, विष के कारण उत्पन्न है,
वहां पे हमें बंध नहीं बांधना है। और कौन कौन सी कंडीशन पे नहीं बांधना है? शोफ है, दाह, पाक, राग, तोद, वेदना, अभिभूत है ना, जगह अभिभूत हो रखी है इन सब चीजों से, तो भी हमें बंध नहीं बांधना है। क्षार अग्निदग्ध है तो हम बंध नहीं बांधते हैं, ठीक है। तो ये इन इन कंडीशन में, और जहाँ पे क्या है, व्रण है, मांस जो है पककर गिर रहा है, वहां पे भी हमें बंध नहीं बांधना है, उसको खुला छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्या लिख रहे हैं, कुष्ठी नाम अग्निदग्धा नाम, ये हमने लर्न करने के लिए कहा था आपको, नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, इसको देखेंगे। कुष्ठी नाम अग्निदग्धा नाम, कुष्ठी है, अग्निदग्ध जहाँ पे होगी। पीड़िका मधुमेह, मधुमेह पीड़िका है। कर्णिकाश्च उंदरु विषय, इंपॉर्टेंट था ये, कर्णिकाश्च उंदरु विषय, ठीक है। चूहे के काटने से अगर विष फैला है, विष जुष्ट है व्रण, मांस पाक है, तो इसमें इन सब में हमें बंधन नहीं करना है, ठीक है। गुद पाक में भी हमें बंधन नहीं करना है। दो पाक आगे, मांस पाक, गुद पाक, दोनों में हमें बंधन नहीं करना है। पाक कब होगा? पित्तज वाली कंडीशन में होगा ना पाक, ठीक है। तो इनमें हमें बंधन नहीं करना है, ठीक है। और क्या क्या, कुष्ठी में, अग्निदग्ध में, पीड़िका है, मधुमेह पीड़िका है, और उंदरु विष की, चूहे के काटने पे कर्णिका बन गई है, विषजुष्ट है जगह, तो इन सब में हमें बंधन जो है वो नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि आपको कैसे कैसे ड्रेसिंग करनी है। तो पहले क्या करना है, व्रण स्थान पे विकेशिका रखनी है, ठीक है। विकेशिका रखी, हमने अपनी बत्ती रखी, उस पे क्या औषध कल्क लगाया होगा हमने, ठीक है। उसके ऊपर हमें कवलिका रख देनी है, विच इज गॉस पैड, ठीक है। उसके ऊपर हमें बैंडेजिंग कर देनी है, तो ये इन्होंने सीक्वेंस यहाँ पे बोला है, ठीक है। पित्त और रक्त दुष्ट अगर व्रण है तो एक बार में ही सारा दोष हमें निकाल के, दबा के निकाल देना है, ठीक है। पित्त और रक्त से दूषित है तो एक बार में दबाओ उसको और एक बार में सारा रक्त निकाल दो। बट अगर कफ या वात से दूषित व्रण है तो उसको बार बार दबाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, निकल नहीं पाता अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा 19th चैप्टर है, विच इज व्रणितोपासनीय चैप्टर, ठीक है। व्रणितोपासनी में देखेंगे कैसे कैसे उसको व्रणी को रहना है। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या बनाया, प्रथम आगार विच्छन्ति, आगार पहले उसको बना दिया, उसको बोला शुचि वातातप वर्जित, ठीक है। सीधी आने वाली धूप जो है उसको वर्जित कर दी है, और उसको क्या है, इससे क्या होगा, शारीरिक आगंतुज और मानसिक रोग उससे उसको नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उसको, उसका सिर कहाँ पे, उसको एक बेड दे दिया हमने, मकान दे दिया है, वहां पे उसको क्या बोल दिया है, प्राक शीर्षम सशस्त्रम कुर्वीत, उसके बेड के नीचे हमने क्या रखना है, शस्त्र रखना है, चाकू छुरी कुछ भी, ठीक है। और प्राक शीर्षी, उसका सिर कैसे रखना है, पूर्व की डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, ये कहते हैं प्राच्याम दिशाम स्थितम देवस्थ पूजार्थ तच्छिर, ठीक है। पूर्व दिशा में क्या होते हैं, देवता निवास करते हैं, इसलिए उनकी पूजा सत्कार के लिए पूर्व दिशा में रोगी का सिर रखते हैं। उत्तर दिशा में तो किसी का भी सिर नहीं रखना चाहिए, ना स्वस्थ का ना रोगी का, ठीक है। ऐसा ये कह रहे हैं। आगे देखो क्या कह रहे हैं, मनुष्य दिन में जो है वो, व्रणी मनुष्य दिन में ना सोए। दिन में सोते हैं तो क्या होता है, कफ बढ़ता है, राइट। तो कफ बढ़ेगा तो क्या करेगा, वो खुजली करेगा, भारीपन करेगा, व्रणी में सूजन कर देगा, लालिमा स्राव की अधिकता करेगा, लॉजिकल है। तो क्या लिखा है, दीवा स्वप्नाद व्रणे कंडु गात्राणाम गौरवम शयथु वेदना राग स्त्रावश्येति भीषम भवे, ठीक है। ये सब जो है कंडीशन आपको मिलेगी। बाकी तो उसको बोला है उठना बैठना करवट कैसे कैसे रहना है, उसको ये सब चीजें यहाँ पे बताई हैं, ठीक है। इस चैप्टर में आगे फिर क्या कहते हैं, क्या क्या वो खा सकता है, क्या नहीं खा सकता, इसके बारे में बात की। तो वर्जित उसको क्या क्या करना है, पायस, दही, दूध, छाछ, मिल्क प्रोडक्ट सारे वर्जित कर दिए। कृष्णा भी उसको नहीं खाने को बोला है, अम्ल लवण कटु रस प्रधान वाले द्रव्य वो नहीं लेगा। नूतन धान्य, उड़द, तिल, मटर, कुल्थी, चावल ये सब वो नहीं खाएगा। अनुपदेश व जल में रहने वाले प्राणियों का मांस भी नहीं लेगा, ठीक है। गरिष्ठ पदार्थ, हैवी जो फूड है वो नहीं खाएगा। शुष्क मांस, बल्लूर जो है वो नहीं खाएगा, ठीक है। बल्लूर शुष्क शाक ये नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ग है कैसे होते हैं, दोषजनक और पूयवर्धक होते हैं। हम उसका पस जो है यहाँ पे बढ़ा देंगे और जो है वो दोषजनक होंगे, ठीक। अभी आगे क्या कह रहे हैं, जो बंदा मद्य पीता है या फिर अमद्यपी है तो उसको क्या क्या नहीं लेना है, मैरी, अरिष्ट, आसत, सीधु, सुरा, ये सारे जो विकार है वो वर्जित कर दे, वो बंदा ना ले, ठीक। क्यों? क्योंकि मद्य कैसा होता है, मद्य का रस है अम्ल, ठीक है। और होता है वो रुक्ष, और कैसा होता है, तीक्ष्ण उष्ण होता है, वीर्य में उष्ण वीर्य होता है वो। तो वो क्या करेगा, आशुकारी है तो जल्दी से जाके क्या करेगा, रस रक्त आदि जो स्रोतस हैं उसमें घुसेगा और वहां पे व्रण को व्याप्त कर देगा। तो इसलिए हमें मद्य को यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्या है, वो रुक्ष है, तीक्ष्ण है और उष्ण है। रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण है और आशुकारी है तो स्रोतों में जाएगा और वहां पे व्रण में व्यापत कर देगा, ठीक है। बाकी उसको क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या विहार नहीं करना है, ये सब यहाँ पे बोला है। रात्रि जागरण नहीं करना है, विषम भोजन
धूल धूप इसमें नहीं जाना है, अनिष्ट भोजन नहीं करना है। और कैसा रहना है उसको, सदा नीच नख रोमना, नाखून अपने काट के रखे, शुक्ल वाससा, सफेद कपड़े पहन के रखे, ये सब यहाँ पे कहा है। कषाय वस्त्र किसको पहनाए थे, शिष्य को पहनाए थे, शुक्ल वाससा, यहाँ पे कौन है, ये है हमारा व्रणी। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, उपाध्याय वैद्य प्रातः सायं दो टाइम क्या करे, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इन चारों वेदों में जो कहे हुए आशीर्वचन है उससे रोगी की रक्षा करे। उसके अलावा अब हम उसको धूपन देंगे 10 रात्रि तक, ठीक है, 10 डेज तक हम उसको धूपन देंगे। ठीक है, कब, दिन में 2 बार बीडी, 10 डेज बीडी, बीडी जो है हमें उसको जो क्या करना है, धूपन कर्म करना है। किस किस चीज से, सरसप अरिष्ट पत्राभ्याम, अरिष्ट इज फॉर नीम, सरसप से, नीम के पत्तों से, सर्पिशा नृत्य इसमें होगा, लवण इसमें डाला रहेगा। ठीक है, तो 4 आइटम है ये, सरसों, नीम का पत्ता, घी और नमक। ठीक, तो इससे हमें क्या करना है, व्रण धूपन करना है। सर्पी अरिष्ट पत्राभ्याम सर्पिशा लवणेच। ठीक है, आगे आएंगे, बाकी धारण किस किस को करना है, छत्राति छत्रा, लांगली जटिला ब्रह्मचारिणी, लक्ष्मी गुह्याति गुह्या, वचाति विशेषति वीरा सिद्धार्थ है ना, इनको धारण करने के लिए कहा है। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है, वन के सॉरी वन केशरी नाम अक्रांतम वर्जयंती मृगाई। ठीक है, अगर हमने प्रॉपर उस व्रणी मनुष्य को जो है उसका ट्रीटमेंट हमने उसका किया और उस अच्छे से उसको रखा, जैसे जैसे यहाँ पे बताया है, तो क्या है, जो उसके निशाचर हैं, निशाचर उसके उसको आक्रामित नहीं करेंगे। निशाचर उसको क्या क्या नहीं करेंगे, आक्रामित नहीं करेंगे। जैसे सिंह से व्याप्त जो जंगल होता है जिसमें शेर रहते हैं, उसको मृग जो है छोड़ देते हैं, वैसे ही जो है ये उसको आक्रामित नहीं करेंगे। ये चीज यहाँ पे कह रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, क्या कह रहे हैं, उष्ण द्रव्य अल्प मात्रा में लेकर जंगली पक्षियों के मांस का सेवन करने को कहा है। आगे क्या क्या लेना है इसके लिए देखो क्या है, तंडुलियक ले सकता है, जीवंती, सुनिष्णक का शाक, वास्तु का शाक, बाल मूलक, वार्ता, पटोल, ठीक है, ये सब जो है वो व्रणी मनुष्य ले सकता है। कारवेलक ले सकता है, दाड़िम, आमलक, घृत, सैंधव, ठीक है, लवण में सैंधव ले सकता है, मुद्ग का रस ले सकता है, सत्तु, विलेबी, कुलमाश जो है वो ले सकता है। ठीक है, ये सब वो ले सकता है। और जल कैसा पीना है उसको, शीत शीत जल पीना है। ठीक, नेक्स्ट देखो, लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है, अगर व्रणी आयास करता है तो उसको क्या हो जाएगी, श्वेतु हो जाएगा। व्रणी आयास करेगा तो श्वेतु होगा। अगर व्रणी रात्रि जागरण करेगा तो उसको राग हो जाएगा, जागरण करेगा तो उसको राग हो जाएगा। ठीक है, राग उसको हो जाएगा। अगर वो दिवा स्वप्न करेगा, दिन में सो जाएगा, तो क्या होगा, उसको रुख होगा। ठीक है, दिन में सो जाएगा तो रुख होगा। और अगर मैथुन करेगा तो उसकी मृत्यु ही हो जाएगी। ठीक है, मैथुन करेगा तो मृत्यु ही हो जाएगी। ठीक है, व्रणी आयास करेगा तो श्वेतु होगा। ठीक है, रात जागरण करेगा तो राग होगा, दिवस ऑफ करेगा तो रुख होगा, दर्द उसको होगी, और मैथुन करेगा तो मृत्यु हो जाएगी। ये सब चीजें हमने देखी। नेक्स्ट चैप्टर में हम एंटर करते हैं, 20th चैप्टर है हित अहित अध्याय। तो हित और अहित के बारे में बताया है, यहाँ पे रिपीट हो गया है। हित और हित के बारे में बताया है, तो क्या है, एकांत हितानी क्या कहा है, एकांत हितकर क्या है हमारे लिए, जो हर जाति के लिए हितकर है, मनुष्य जाति के लिए हितकर है, वो क्या है, सलिल घृत दुग्ध औदन। ठीक है, 4 चीजें बताई, सलिल घृत दुग्ध औदन, क्या क्या है, सलिल इज फॉर जल, घृत दुग्ध और हमारे चावल जो है वो एकांत हितकर है। और एकांत अहितकर क्या है, दहन पचन मारण आदि शु। ठीक है, दहन पचन मारण। ठीक है, किससे दहन होता है, अग्नि से दहन होता है। पचन किससे होता है, क्षार से पचन होता है। मारण किससे होता है, विष से होता है। ये एकांत अहितकर कहे हैं। ठीक है, अभी इसमें जो ये तो एकांत हितकर की बात हो गई, जो प्राणियों के लिए हितकर है उसमें क्या क्या बहुत सारी चीजें आ रही हैं। इसमें लास्ट में क्या है, गव्य, घृत, सैंधव, दाढ़ी, मामलक है ना, ये सारे प्राणियों के लिए क्या है, पथ्य कहे हैं। ठीक है, पथ्य कहे हैं। निवार, धान्य, गोद्रव, कंगुनी, शाली षष्ठी, इन सबको क्या कहा है, पथ्य कहा है। नेक्स्ट देखो, पथ्यकारी विहार में क्या है, ब्रह्मचर्या, निवात, शयन। ठीक है, वायु रहित स्थान पे सोना, उष्णोदक स्नान। ठीक है, उष्णोदक से स्नान करना भी पथ्य कहा है। निशा स्वाप, रात्रि में सोना टाइम से, ये भी पथ्य कहा है। व्यायाम को पथ्य कहा है। कैसे, एकांततः पथ्यतमा, एकांततः पथ्यतमा इनको कहा है। आगे चलेंगे, फिर संयोग विरुद्ध की बात कही है, ये हमने बहुत अच्छे से चीजें देखी है वहां पे। तो संयोग विरुद्ध में देखो, वल्ली वाली जो भी चीजें हैं, कुष्मांड है, और बाकी बांस का अंकुर, नींबू, अम्ल, नमक, कुल्थी, दही, तेल, अंकुरित धान्य, पिष्ट की विकृतियां, सूखे शाक, मांस, मद्य, जामुन के फल,
ठीक है। चिलचिम, मत्स्य का नाम, गोधा, शुकर का मांस, इन सबको किसके साथ नहीं लेना है? दूध के साथ नहीं लेना है। दूध के साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। तो संयोग ये कैसा है? विरुद्ध संयोग है। ठीक है, तो ये विरुद्ध संयोग की बात कही। और फिर क्या बोला? दूध को एकांत हितकर और विष को एकांत अहितकर कहा। दोबारा से इन्होंने रिपीट किया है। अगर एक सिर्फ हमें चूज करना हो तो दुग्ध जो है वो एकांत हितकर है, और एकांत अहितकर जो है वो क्या है? वो विष है। ठीक है, नेक्स्ट संयोग विरुद्ध की बात ये फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। किसका संयोग अहितकर है? नवीन अंकुर धान्य, वसा, शहद, गुड़, ये सब जो है उड़द, ग्राम्य, अनुपजली, मांस, ठीक है, इनको इकट्ठा नहीं खाना है। और क्या है? दूध मधु के साथ नहीं लेना है। रोहिणी, शाक्य, जतु जो है वो उसके साथ ही दूध और मधु नहीं लेना है। और क्या कहा है? बलाका के मांस, मध्य, ये सब जो है एक बार आप रीड करेंगे। शहद को गर्म जल के साथ, ये पूछा जाता है ना, इसके साथ नहीं लेना है। कच्चे मांस के साथ किसको नहीं लेना है? पित्त को। सूरा, खिचड़ी, पायस को एक साथ नहीं लेना है। ठीक है, और क्या कहा है? गुड़, शर्करा आदि को मछली के साथ नहीं लेना है। ठीक, गुड़ के साथ मकोई नहीं लेनी है, मधु के साथ मूली नहीं लेनी है, शहद के साथ शुकर का मांस नहीं लेना है। ठीक है, और क्या कहा है? दूध के साथ क्या क्या नहीं लेना है? मूली, आम, जामुन, खरगोश, शुकर, गोधा का मांस। ठीक, दूध के साथ सारी प्रकार की मछलियां जो हैं वो वर्जित बोली हैं। उसमें भी मेनली चिलचिम को निषिद्ध किया है। और क्या कहा है? ताल फल, दूध, दही और छाछ के साथ क्या नहीं लेना है? कदली फल, केला नहीं लेना है। ताल फल, दूध, दही और छाछ के साथ। दूध, दही, उड़द दाल, यूज के साथ लकुच जो है वो नहीं लेना है। आगे चलेंगे। आगे कर्म विरुद्ध चीजें बोली हैं। ठीक है, क्या हमें काम नहीं करना है? कर्म विरुद्ध देखो, सरसों के तेल में कबूतरों को नहीं भूनना है। कपिंजल, मोर, लावा, तीतर, गोधा, इनको एरंड की लकड़ी पे नहीं पकाना है। ठीक है, या फिर एरंड के तेल में नहीं पकाना है। और क्या? कांसे के बर्तन में 10 रात तक रखा हुआ घी नहीं खाना है। कांसे के बर्तन में 10 रात तक पहले तो घी रखना ही नहीं है। ठीक है, अगर रख दिया है तो खाना नहीं है। उष्ण द्रव्यों के साथ ग्रीष्म ऋतु में शहद का सेवन नहीं करना है। तो शहद का जो है, जो भी उष्ण उष्ण आइटम है, उष्ण ऋतु है, उसके साथ सेवन जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। मछली या सौंठ में जिसमें पकाया हो, पकाए पात्र में जो है मकोई नहीं खाना है। ठीक है, इस तरह से ये चीजें कही हैं। बरहा की चर्बी में भुना हुआ बलाका को नारिकेल के साथ नहीं खाना है। ये सब चीजें इन्होंने कही हैं। नेक्स्ट जो है मान विरुद्ध बात कर रहे हैं कि किस किस को किस किस की क्वांटिटी जो है वो विरुद्ध है। शहद और पानी सेम क्वांटिटी में, शहद और घी सेम क्वांटिटी में नहीं लेने हैं। दो अलग अलग स्नेह भी जो है हमें मिला के नहीं लेने हैं। शहद और स्नेह और जल, शहद, स्नेह या जल जो है वो भी सम प्रमाण में नहीं लेना है। मेनली जो मधु और स्नेह है उसके साथ आकाश का जल, इसका सेवन नहीं करना है। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं अब इसके अंतर? रस वीर्य विपाक में जो विरुद्ध हैं, दो दो रस उसका वर्णन किया है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से किया था कि रस विरुद्ध तो खैर सभी हैं आपस में, लेकिन वीर्य को हमने कैसे डिवाइड कर दिया? कौन सा शीत है? ठीक है, तो ये मधुर, कषाय, तिक्त, शीत है, इनको शीत शीत दिख दिया। और विपाक कैसे हैं? गुरु गुरु हैं, ये इसके विपाक लघु हैं। तो अब हम इजिली मार्क कर सकते हैं कि ये विपाक विरुद्ध है, ये वीर्य विरुद्ध है, ये सारे ही विरुद्ध है। ठीक है, सारा ही विरुद्ध कौन सा आ जाएगा? जैसे मधुर, शीत, गुरु है तो उसके साथ कौन सा सारे विरुद्ध आ जाएगा? देख, कटु है, उष्ण और लघु है। ठीक है, इसमें वीर्य भी विरुद्ध है, विपाक भी विरुद्ध है और रस भी विरुद्ध है। ठीक है, इस तरह से इसको याद कर लेंगे। ठीक, हाँ, तो रसों के परस्पर विरुद्ध कितने होते हैं? 15 होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। रसों के परस्पर विरुद्ध कितने बताए हैं आचार्य सूत्र में? 15 बताए हैं। आगे देखो 19 नंबर कोटेशन पे क्या बोल रहे हैं? व्याधि इंद्रिय दौर्बल्यम मरणम च अधिगच्छति विरुद्ध रस वीर्याणि मुंजानो आत्मानरा। ठीक है, जो विरुद्ध अन्नों का सेवन करता है उसमें क्या होगा? रोग होंगे, व्याधियां होंगी, इंद्रियों की दुर्बलता होगी और मृत्यु लास्ट में हो जाएगी। तो इसकी ट्रीटमेंट भी कुछ होगी। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या है विरुद्ध अन्न की? विरेचन, वमन, शमन। ठीक है, विरेचन कराएंगे, वमन कराएंगे, शमन कराएंगे। ठीक, ये इसकी ट्रीटमेंट है। या तो हम वमन विरेचन कराएंगे, नहीं अगर वो करा पा रहे तो शमन करा देंगे। ठीक है, विवश करके हमने इसको याद किया था। तो ये हमने देखा इसका। और फिर आगे हमने वायु की बात की। कौन सी दिशा की वायु के क्या गुण होते हैं? ठीक है, इसकी सारी यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था। तो क्या लिखा था? पूर्व की जो वायु आ रही है, हमने मैप के हिसाब से देखा था। ठीक है, पूर्व की जो वायु आ रही है, जो मेघालय वाली साइड से आ रही है, वो कैसी है? मधुर है, स्निग्ध है, लवण है, गुरु है, विधाजनक है और रक्त पित्त विवर्धक है। ठीक है, रक्त पित्त विवर्धक थी।
और हमने क्या कहा, जो क्षत है जिनमें है, जिसमें विष जुष्ट हैं जो लोग, व्रणी है, श्लेष्मल है, ठीक है, उनमें क्या करती है, सदा रोग वर्धक है, ठीक है, सदा रोग उनमें वर्धक है क्योंकि गुरु है ना और विधाजनक है, ठीक है, तो क्षत विष जुष्ट है, व्रणी है, श्लेष्मल जो लोग हैं, ठीक है, इनमें रोग विवर्धक है। वातला नाम प्रशस्त है, ठीक है, वातल लोगों के लिए प्रशस्त है क्योंकि मधुर है, स्निग्ध है, ठीक है, लवण है, सारे कैसे ही है, वातनाशक है चीजें। श्रांता नाम कफ शोषिणाम, ठीक है, थके हुए हैं जिनका कफ सूख गया है उनके लिए बढ़िया है ये। विशेषण व्रण उत्क्लेदी वर्धनी, ठीक है, व्रण का क्या करेगी, उत्क्लेदन करेगी और उसको व्रण को बढ़ा देगी, ठीक है। ये कौन थी, पूर्वी वायु थी। नेक्स्ट हमने देखी दक्षिण की वायु। दक्षिण की वायु में क्या था, कैसी थी वो, मधुर थी, अविदाही थी, साउथ से जो आ रही थी, मधुर थी, अविदाही थी, कषाय अनुरस वाली थी, लघु थी, ठीक है, तो सब कुछ था इसमें अच्छा अच्छा। और कैसी थी, ये चक्षुष थी, तो हमने वहां के क्लासिकल डांस से देखा था कि चक्षुष, उनकी आईज बड़ी सुंदर सी होती हैं। तो रक्त पित्त प्रशमनो, रक्त पित्त का प्रशमन कर रही थी, न च वात प्रकोपनो, वात को नहीं बढ़ाती। नेक्स्ट जो थी वो कौन सी दिशा की वायु थी, पश्चिम दिशा की वायु थी। इसके लिए क्या कहा था, विशद है, ये रुक्ष है, परुष है, खर है, स्नेह बल अपहर्ष, ठीक है, स्नेह और बल को खत्म करने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या लिखा था इसके लिए, कफ मेदो विशोषिना, ठीक है, कफ मेदो, कफ और मेद जिनका शोषण हो गया है। मतलब ये क्या करती है, पश्चिम की वायु कहाँ से, राजस्थान वाली हमने देखी थी है ना, विशद थी, रुक्ष थी, खर थी, स्नेह बल अपहर थी, और कफ मेद का विशोषण करने वाली थी, सद्य प्राण क्षय करती, ठीक है, एकदम वहां पे क्या हो जाएगा, वो बंदा मर जाएगा अगर इसी वायु में चलता रहेगा। तो सद्य प्राण क्षय करती। शोषणस्तु शरीर नाम, शरीर का शोषण कर देती है ये, तो ठीक है। डेजर्ट पे कैसे रहेंगे, पतले पतले लोग रहेंगे, शोषणस्तु शरीर नाम, ठीक है, इस तरह से हमने इसको याद किया था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये उत्तर दिशा की वायु है। उत्तर की दिशा की वायु कहाँ से आ रही है, नॉर्थ रीजन से आ रही है हमारे। तो उत्तर की वायु के लिए क्या लिखा है, उत्तर मारुतो स्निग्ध, ये स्निग्ध है, मृदु है, मधुर है, और कैसी है, कषायन रस वाली है, अगेन कषायन रस आ गया तो अच्छी होगी। शीतो दोषाणाम च अप्रकोपणम, दोषों की अप्रकोपक है, दोषों को प्रकोपित नहीं करती है। प्रकृतिस्थानाम क्लेदवर्धनो बलवर्धनश्च, ठीक है, क्या कहा है इसको, क्या है, अस्वस्थ पुरुषों में क्लेद कारक और बलवर्धक है। क्षीण क्षय विषार्तना विशेषण तो पूजिता, किसके लिए अच्छी है ये, क्षीण क्षय के लिए, विष वालों के लिए ये कैसी है, अच्छी है, लाभकारी है ये थी। ये कहाँ की वायु थी, उत्तर की वायु थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्रण प्रश्न अध्याय। कौन सा चैप्टर आ रहा है, व्रण प्रश्न अध्याय। तो यहाँ पे हमारे पास वात पित्त कफ की बात आ रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अभी हमारा काफी कुछ रह गया है, अभी इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। 20th चैप्टर तक हमने कर लिया, 21st से हम फिर शुरू करेंगे, ओके।